हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है पूरी हिंदी वन शॉट, खत्म, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। तो बिना किसी फालतू की बकवास करे अपन बिल्कुल एकदम मुद्दे की बात के साथ अपनी पूरी हिंदी कंप्लीट करेंगे, ताकि अपन ये सेकंड बार बोर्ड एग्जाम दे रहे, आई होप कि इसमें पास हो पाए या फिर अच्छे से इसको फोड़ पाए। क्लियर? बस इतना है कुल मिलाकर मुद्दा। तो मैं मान के चल रहा हूँ, एक बात सुन लो बस, 100 बात की एक बात, फालतू की बात करना नहीं। एक बात कि मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने हिंदी पहले पढ़ी है, साल भर पढ़ी है, तभी तो पहला एग्जाम दिया था कि बिना पढ़े दे दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है, ठीक है, आपको भी पता है, लग के आ रहा है आपको भी पता है कि हिंदी पढ़ी है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं और इस हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं कि आपने हिंदी पढ़ी, बस मैं आपका रिविजन टाइप करवा रहा हूं और कुछ ऐसे हेक्स दे रहा हूं जिसकी वजह से आपके जितने भी आंसर दोगे हिंदी के अंदर वो लगभग सही निकलेंगे, ठीक है। जैसे एमसीक्यू, संधि, समास वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, ये सारे लगभग सही निकलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको एक्चुअल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ हेक्स बता रहा हूँ, या फिर यूं बोल दे अपन कि उसको जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन सही कैसे हो वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और कुल मिला के ये है कि पूरी हिंदी अपन पढ़ रहे हैं, जो आपको समझना वो समझ लो, ठीक है। हाँ भैया समझ लिया, अब आगे क्या करें? तो आगे कुछ मत करो, आगे मैं करूंगा, तुम देखते जाओ बस, ठीक है। ओके ठीक है। ये क्या है? ये है संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा संधि की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको संधि की परिभाषा याद है, ठीक है। दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलता है? संधि बोलते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल से क्या होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहा जाता है, ठीक है। और संधि के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ये बात अपने को अच्छे से याद रखना है। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 भेद होते हैं, 3 भेद पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद बात करते हैं हम किस चीज की? आपसे पूछेगा स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। ये हो गए संधि के भेद, ये हो गए स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों भेद की मैं पूरी संधि की ट्रिक बता देता हूं ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। कोई सा भी शब्द जिसमें बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ ये देखने को मिले, जैसे भानुद, भानुदे में अगर आप देखोगे तो बड़ाऊ देखने को मिलता है, भानु, नु, बड़ाऊ, ठीक है। हाँ भैया। कपीस, जैसे ये वाला मतानुसार, मतानुसार, तो मता, मत्ता, ता आ गया, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स मतलब कुल मिला के ये कि कोई शब्द लिखा है, ठीक है, कोई शब्द लिखा है, उसके जहां से टूट रहा है, जहां से उसको तोड़ रहे हो, जैसे मत धन अनुसार, तो मता, ता से टूटा ना वो, तो वहां पे क्या लगी थी? तापे, तापे, इस तापे अगर आप देखोगे तो यूं आ की मात्रा लगी है, तो जहां पे क्या मिल जाए? बड़ा आ की, बड़ी की, बड़ाऊ की, ये मात्राएं आपको मिले, आंख बंद करके आप क्या लगाओगे? दीर्घ संधि का उदाहरण है, बात खत्म, ठीक है। आपको अगर बिलीव नहीं हो, आप एक काम करना, बहुत सारे एग्जाम्पल उठाना, उनमें से सारे एग्जाम्पल में लगा के देख लेना, आ की, ई की और ऊ की, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ की मात्रा, वो सब एग्जाम्पल किसके माने जाएंगे? दीर्घ संधि के। गुण की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो गुण में जो ये दो मात्रा हैं, जैसे ए की मात्रा हम बोलते हैं और औ की मात्रा बोलते हैं, ये दोनों मात्रा किसी भी शब्द में दिखे, एग्जाम्पल दे देता हूं, लिख ही देता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें हो जाए। महोदय, तो आप देखेंगे तो महोदय में कौन सी मात्रा है? ये वाली। जिसके बाद में बात करता हूं मेरे नाम की, तो भैया मेरा नाम हो गया यहाँ पे उमेश, ठीक है। सीनू भैया तुम बोलते पर उमेश नाम हो गया, तो उमेश में कौन सी मात्रा लगी है? वैसे और भी एग्जांपल है, जैसे रमेश, सुरेश, फलाना, ढिमकाना, ये सारे नाम आप वहां पे लिख सकते हो। वृद्धि, वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि संधि में आपको ये वाली मात्रा मिलती है, ये वाली, ठीक है। मतलब कुल मिला के इन वाले शब्दों में, जिन शब्दों में आपको ऊपर एक डंडा वाला मात्रा मिले, ठीक है, जैसे एक ही मात्रा बोलते हैं, वो गुण संधि का उदाहरण, और जिसमें 2 मात्राएं मिल जाए वो वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, कैसे सर, कैसे हो जाता है? जैसे मैं महोज की बात करता हूं, किसकी? महोज हो गया। वैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, सदैव। दोनों के एक एक एग्जांपल बहुत है, पर्याप्त है, बाकी सब आप बुक्स में देख सकते हो, पढ़ी अपन ने साल भर, ठीक है। महोज और सदैव, सदैव में देखो कौन सी मात्रा? ये वाली। महोज में कौन सी? ये वाली मात्रा। ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए? वृद्धि संधि के हो गए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर गुण संधि, वृद्धि संधि, दोनों में से किसका क्या माने हम? तो भैया याद रखना, गुण, गुण मतलब आपके पास गुण थे, एक गुण था, मतलब एक मात्रा वाली, ठीक है। जैसे आपके गुण में वृद्धि होगी, 2 मात्रा हो जाएगी, तो वृद्धि। अब उसके बाद बात करते हैं हम यण संधि की। तो कोई सा भी शब्द आए जिसमें या, व और रा के पहले आधा वर्ण आ जाए। आधा वर्ण बोले तो सर ये क्या बोला? आधा वर्ण मतलब ये, जैसे स्वागत में लिखता हूं, क्या लिख दिया मैंने लिख दिया, यहां लिखूं स्वागत, तो स्वागत में वाह दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। वाह यहाँ है? हाँ है। उसके पहले आधा सा आया, किसका उदाहरण हो जाएगा? यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके जितने भी शब्द आते हैं, या, व और रा, इन तीनों के पहले क्या आ जाए? आधा वर्ण आ जाए। जैसे स्वागत, तो सारे किसके एग्जाम्पल माने जाएंगे? यण संधि को एग्जाम्पल माने जाएंगे। दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना है, संधि आपने पढ़ ली, 5-10 जो भी ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर पाओ वो एक प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म। कुछ भी नहीं करना अलग से, सब हो जाएगा। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। कुछ अपवाद जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना टफ तुम्हारे से एग्जाम में पूछता नहीं, नॉर्मली पूछते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, ठीक है। अब बात करते हैं हम अयादी की। 3 अक्षर हो, 3 अक्षर हो मतलब ये बटन पहले खुल जाएगी, इसको लगा दो पहले। क्या हो अयादी संधि में? अयादी में क्या होता है? 3 अक्षर होते हैं। 3 अक्षर मतलब इसका जो वर्ड रहेगा लगभग 3 अक्षर का ही रहेगा, इससे ज्यादा उसमें रहते ही नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होगा? उसमें एक तो आपको ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा, ये वाली और ये वाली, ये 4 मात्रा देखने को ही नहीं मिलेगी। मतलब जिस शब्द में ये 4 मात्रा ना हो वो अयादी संधि का एग्जाम्पल ही होगा, ठीक है, मात्रा ना हो। अब पहली बात सर कैसे? तो भवन, मैंने लिख दिया क्या? भवन।
लिख दूं यहाँ, हाँ वो लिख दो, लिख दिया भवन, यहाँ पे लिख दूं नयन, ठीक है, भवन नयन। दो एग्जाम्पल देखो, इसमें कोई मात्रा है, इसमें कोई मात्रा है नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं आपको, जैसे पवित्र, तो ये छोटी या बड़ी की मात्रा आ सकती है बेटा, बड़ी की भी नहीं आएगी, छोटी की आएगी। उसका रीजन मेन तो यही है क्योंकि यहाँ पे बड़ी की तो यहाँ पे आ जाएगी ना बड़ी, ठीक है, इसलिए। तो पवित्र को धनित्र हो जाता है, तो पवित्र हो गया, नाविक हो गया। ये जो एग्जाम्पल है ये इसके आते हैं, इसमें कोई नहीं। अगर आपसे संधि में टफेस्ट क्वेश्चन पूछा तो आपसे अयादी संधि में पूछ लेगा पवित्र किसका एग्जाम्पल है, और वह अयादी का होता है एक्चुअल में। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नहीं है, आपसे बोला जाएगा भैया अयादी संधि है, ठीक है, अयादी संधि का एग्जांपल, ये कौन सा एग्जांपल, अयादी संधि का, खत्म, बस और क्या, यही है नॉर्मल। और ये सच बताऊं तो पूरी एक्चुअल में संधि यही है। तुम्हारे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे मैं बताता हूँ। संधि की परिभाषा याद कर लो, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि की परिभाषा, हाउ, ठीक है। कितने भेद होते हैं याद रख लिया अपन ने। कितने भेद होने के साथ साथ एक बात याद रखो कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ये संधि के भेद थे 3 और ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों भेदों को पहचानने का तरीका बता दिया, कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप गलत नहीं करोगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा टाइम संधि पे मत देना, क्योंकि संधि में क्वेश्चन आएंगे भाई, पूरा पेपर संधि का नहीं आएगा, पेपर हिंदी का है, इसलिए पूरी हिंदी पढ़ेंगे। आ जाओ अब आगे। आगे मैं बात करता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संधि और समाज में क्या अंतर, और ये 2022-24 में आ ही चुका है, ठीक है। और ये अंतर में क्या है भैया, तो ये देखो अंतर मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक लाइन में एक फैक्ट है। जैसे मैं बात करता हूँ संधि का अर्थ होता है क्या, मेल, ठीक है। संधि का अर्थ होता है क्या, मेल, मेल मतलब आदमी नहीं, मेल मतलब मिलना, ठीक है, शादी। जबकि समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप करना, चीजों को शॉर्ट कर देना, ठीक है। अपन बोलते शॉर्ट में बताओ, ChatGPT से बोलते शॉर्ट में लिखो, संक्षेप करना, समास कर देना। लेकिन ये यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट करने की, लेकिन नहीं, ये कुछ वर्ड्स को शॉर्ट करता है, ठीक है। इसलिए अभी बताऊंगा जस्ट। संधि 2 वर्णों का मेल है, किसका, 2 वर्णों का, और यह समास होता है 2 शब्दों का मेल, ठीक है। वर्ण और शब्द में क्या अंतर है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ये मैंने लिखा उ, ये क्या है, वर्ण है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया उमेश, ठीक है, ये एक शब्द हो गया। आई बात समझ में, हाँ। तो संधि क्या है, वर्णों का मेल है, समास क्या है, शब्दों का मेल है। संधि हिंदी नहीं, संधि है ये, संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 3 भेद होते हैं। यहाँ समास के कितने, 6 भेद होते हैं, याद रखना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि का विच्छेद होता है, क्या होता है, विच्छेद, मतलब संधि का अपोजिट वर्ड क्या होता है, विच्छेद करना, मतलब शादी होगी तलाक हो जाएगा, दैट्स इट। तो विच्छेद क्या है, तलाक, और संधि मतलब क्या, मेल, मतलब शादी। समास का विग्रह होता है, समास का विग्रह बोले तो, समास का विग्रह होगा मतलब जैसे मैंने बोल दिया, अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको आगे। रोग से मुक्त, तो रोग से मुक्त, ठीक है। अब समास का क्या है भैया, रोग मुक्त जुड़ा था एक शब्द, उसको आपने तोड़ा तो रोग से मुक्त हुआ, रोग से मुक्त, रोग मुक्त था उसको लंबा किया, रोग से मुक्त, से वर्ड आ गया, तो जब आ गया तो वो क्या होगा, समास विग्रह। मतलब संधि में जैसे मेल होता है वैसे समास मतलब मेल ना होता है, और संधि विच्छेद मतलब टूटना होता है, वैसे समास विग्रह मतलब टूटना होता है। विग्रह का मतलब दूर दूर हो जाना, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल आता है, व्यास भी बोलते हैं इसको, बट इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हिंदी भाषा में समाज के एक भेद। तो हिंदी भाषा में समाज के 6 भेद होते हैं प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना अपने को बहुत अच्छे से, और इसकी ट्रिक याद रख लो सबसे बेसिक तो, क्योंकि समाज में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, तो बस वही पहचानना सीख लो, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, हाँ चलो आगे जाओ। ट्रिक क्या है, जिन शब्दों में प्रारंभ में मतलब आगे, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, उप, प्रति आता है, वो सब कैसे एग्जाम्पल कहलाएंगे, वो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल कहलाएंगे। क्या बात करो सर, बिल्कुल। जैसे मैं बोलूं प्रत्येक, प्रत्येक में देखो प्र आ गया। जैसे बोलो उपराज्य, उपराज्य, ठीक है। जैसे मैं बोलूं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन आ जाता है, प्रतिदिन, ये आ गया प्रति वर्ड, ये यहाँ पे एक वो लगा लो, ठीक है। यथाशक्ति, यथा भक्ति, तो यथा वर्ड जहां आ जाए, आमरण, आ जन्म, आ गया, भर, अनु, निर, ये सारे आ जाते हैं। ये सारे जिस भी शब्द में, जैसे मैंने बोला यथाशक्ति, बोला यथाशक्ति, ठीक है। तो यथाशक्ति में क्या हो गया प्यारे बच्चों, यथाशक्ति में यथा आ गया, प्रत्येक में प्रा आ गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जहां भी आ जाए, जैसे आ जन्मा, तो आ गया, तो ये वर्ड जहां पे आ जाए वो वर्ड्स किसका एग्जांपल होगा, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। इस बात को याद रखना, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, यही आएगा, कुछ हो ही नहीं सकता। आप उठा के देख लो, अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण दुनिया में दे रखे, हर उदाहरण में आपको इनमें से एक वर्ड मिल जाएगा उसके सामने लगा हुआ, बस गलत निकल जाए तो बोल देना। कर्मधारय समास की बात करता हूं, तो इसकी ट्रिक क्या भैया, कोई सा भी शब्द हो जिसको आपको तोड़ने पर हेजो और के समान, हेजो और के समान 2 वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। हेजो, जैसे मैं बोलूं काली है मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च को अपन क्या बोलते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च किसका एग्जांपल हुआ, तो एक्चुअल में देखा जाए कर्मधारय समास का, तो काली है जो मिर्च, तो है जो आ गया, आगे कि नहीं, बस ऐसे। तो इनके एग्जांपल एक बार देखना अपने को। बात करते हैं
दिगु, दिगु है बेटा, दिगु पूर्व पद पर संख्यावाचक विशेषण होता है। तो याद रखना यहाँ पे क्या है, दिगु समाज में पूर्व पद, पूर्व पद मतलब मैं बात करता हूँ कि जैसे मैंने रोग मुक्त, तो दो वर्ड हो गए, ठीक है, समाज भी तो दो का ही मेल है, तो दो वर्ड हो गए। अब दोनों जब होते हैं तो उसमें पहले वाला क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे आपके एग्जाम में जो आ चुका है, दिगु पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो पंचवटी, 5 वटों का समूह। जैसे मैं बोलूँ नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, ठीक है, नवग्रह, सप्तऋषि, तो हर जगह आपको गिनती दिखेगी। इसके हर एक एग्जाम्पल में, दिगु में हर एक एग्जाम्पल में आपको पहले गिनती दिख जाएगी। चौराहा अपन बोलते हैं, ठीक है, हाँ, पर दशानंद इसका एग्जाम्पल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। दशानंद, 10 आनंद, 10 दिख गया शुरू में, तो अपन क्या सोचते हैं कि दिगु इसका दिगु का एग्जाम्पल होगा, बट नहीं बेटा। इस बात का ध्यान रखना कि दशानंद कभी भी दिगु का एग्जाम्पल नहीं होता है। दशानंद हमेशा बहुविग्री समास का उदाहरण ही होगा। कैसे होगा बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व विग्रह करने पर और या लगता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास मतलब क्या, जिसमें आप तोड़ोगे तो आपको बीच में और या मिलेगा। जैसे राधा और कृष्ण, माता और पिता, दिन और रात, तो और मिल गया, या तो और वर्ड मिलेगा, और वर्ड नहीं मिलेगा तो या मिलेगा, ऊंचा या नीचा, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। बहुविग्री समास की बात करते हैं तो बहुविग्री समास भगवान के नाम, अब जो है नहीं कि भगवान के बोल दिया तो भगवान की नाम, राक्षस का नाम भी आ सकता है। इसीलिए बहुविग्री समास के अंदर किसका नाम आता है भैया, किसका आता है, रावण का, ठीक है। अब ये इसका ये कारण नहीं है कि भगवान का नाम आता है इसलिए रावण का नाम आता नहीं, इसलिए उस मेन कारण वो नहीं है। दशानन का मतलब क्या है आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे सर दशानन का मतलब तो रावण है, तो उसका एक दूसरा मीनिंग निकला। तो बहुविग्री समास के वो उदाहरण सारे होते हैं जिसमें आप बोलो कुछ पर उसका मतलब कुछ निकले। जैसे आप देखोगे आपके घर में, परिवार में किसी का घनश्याम नाम होगा, पुराने जमाने के किसी व्यक्ति का, तो घनश्याम का मतलब क्या है, घन के समान श्याम, और मतलब क्या बोलता, घनश्याम नाम क्यों रखता व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण जी का नाम है घनश्याम, ठीक है। तो घनश्याम नाम किस चीज की फील दे रहा है, भगवान की या किसी और पर्सन की दे रहा है, तो वो क्या, किसका एग्जाम्पल कहलाएंगे, बहुविग्री समास का। याद रखना बस इतना, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि भगवान का, दुनिया का कोई सा भी ऐसा शब्द जो किसी और से कनेक्ट कर रहा हो, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा हो, मतलब उसके जो दोनों घन श्याम, घन और श्याम दोनों से मिलके बना है, लेकिन तीसरा पद क्या निकला, कृष्ण जी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वर्ड हो बहुविग्री के उदाहरण कहलाएंगे। तो स्पेशली याद रखना बेटा कि आपका जो ये क्या बोलते हैं बहुविग्री समास है, दशानंद बहुविग्री समास का उदाहरण है, बस इतना याद रख लो। तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तत्पुरुष समास में क्या है, का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में और पर, ये सारे आते हैं। हालांकि तत्पुरुष समास के भी काफी भेद है, बट पढ़ना अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए। ये सारा वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हो, जितने भी वर्ड लिखे यहाँ पे, है ना, हाँ, ये सारे वर्ड्स अगर आप देखोगे तो जैसे मैं एक वर्ड बोलता हूँ चिड़ी मार, चिड़ी को, चिड़ी मार मतलब चिड़ी को, कहाँ गया को, चिड़ी को मारने वाला, तो को, जैसे चिड़ी मार लिखा मैंने, चिड़ी मार का क्या क्या समास विग्रह किया, तो उसमें से निकल के आया चिड़ी को मारने वाला, तो को वर्ड आया। तो इसी प्रकार से सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। समास का कोई शब्द आएगा तो आप उसको अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करो, आई बात समझ में, तो ऑटोमेटिक वहां से वो चीजें निकल जाएंगी। ये हो गया, ये स्क्रिप्ट समाज के ट्रिक हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं वाक्य भेद। वाक्य भेद की अगर मैं बात करूं तो वाक्य भेद के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, वाक्य भेद के अंदर अगर आप देखोगे तो विधिवाचक, ठीक है, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, तो एक एक से अपन पूरे कंप्लीट ही कर देते। छोड़ो, विधिवाचक में क्या होगा, बात का उल्लेख होगा। बात का उल्लेख जैसे मैं बोल दूं भारत की राजधानी दिल्ली, फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा वाक्य हो गया, विधिवाचक वाक्य हो गया, नॉर्मल बात, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है, विधिवाचक वाक्य। बट मैं बोल दूं थोड़ी देर के लिए कि मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्या हो गया, ना या निषेध वाला भाव आ गया। जैसे अपन नॉर्मल देखते हैं यहाँ सिगरेट पीना मना है, दारू पीना मना है, यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, तो ये निषेधात्मक वाक्य होता है। निषेधात्मक जहाँ किसी चीज के लिए मना किया जा रहा हो, आई बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक, क्या तुम्हारी तबीयत सही है, क्या वर्ड है, प्रश्नवाचक, ठीक है। इसकी एक क्वालिटी की लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा और क्या WH वर्ड दिखेंगे। आज्ञा, सर मैं अंदर आ जाऊं, आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक, भगवान करे तुम सब इस बार टॉप कर जाओ, ये क्या है, ये मेरी इच्छा है, तो इच्छावाचक, इच्छा में आशीष आता है, निवेदन आता है, सारी चीज आती है, ठीक है। आशीष का मतलब आशीर्वाद देना। उसके बाद बात करते हैं विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य मतलब क्या, सारे इमोशंस, अच्छा क्या बात कर रहे हो, मर गया हो, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर। तो जहां पे भाव आ जाए, जैसे आपने टप्पू का नाटक देखो, दया बोलती है हे माता जी, तो हे माता जी मतलब एकदम से बोलते हैं, ठीक है, अच्छा हमको सिखा रिया है। तो ये वाले जो होते हैं ये सारे कहलाते हैं विस्मय, जिसमें आप अचानक या एकदम से भाव को व्यक्त करो, ठीक है। और इसका एक चिन्ह होता है ये वाला, जैसे हाँ, देखो बड़ी मालूम है, तो हाँ भाव के साथ आया, हाँ, तो बस विस्मय होता है। संदेहवाचक में क्या होता है, संदेह या संभावना प्रकट होती है। संदेह मतलब शायद वो मिलने आएगी मेरे से, शायद ही आए भैया, संदेह,
ठीक है। संकेतवाचक, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। संकेत में क्या होता है, संकेत में होती है एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। पहली बात समझना, दोनों एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूं। संदेह में शायद वो मेरे से मिलने आया यार, शायद ही मिलने आया यार वो मेरे से, ये किसका एग्जांपल है, संदेह का। अब मैं बात करता हूं संकेत का, अगर बारिश नहीं होती तो वो मिलने आ जाती, उसके पापा नहीं रोकते तो वो आ जाती। अपन ऐसा बोलते ना नॉर्मली, तो वो जो होता है ना, ये संकेत का एग्जाम्पल। क्यों सर, ऐसा क्यों, बारिश नहीं होती तो वो आ जाती। तो बारिश के ऊपर मतलब एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया डिपेंड हो गई ना। बारिश के ऊपर क्या हो गया, आना डिपेंड हो गया। बारिश हो तो वो नहीं है, बारिश नहीं होती तो वो आ जाती। तो एक क्रिया के ऊपर दूसरी डिपेंड हो गई ना, तो ये संकेतवाचक हो गया। ठीक है, फालतू टाइम पास मत करो, अब आगे जाओ। शब्द शक्ति की बात करते हैं। शब्द शक्ति क्या है भैया, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, दैट्स इट। अब ये क्या बला है, तो ये इतनी सी बला है कि आपसे अगर पूछे तो आप एग्जाम में लिख के जाना। अब साल भर पढ़ा नहीं अपन ने, और अब अपन सोचे एग्जाम के 2 दिन पहले ज्ञानी बन जाओ, पीएचडी कर लूं, तो नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, समझ। हाँ, तो शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ मतलब कोई शब्द है जिसका क्या अर्थ निकलेगा, के संबंध को शब्द शक्ति बोलते हैं। मतलब शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है उसी को शब्द शक्ति बोलते हैं। जैसे अभिधा, अभिधा मतलब साधारण साधारण अर्थ। साधारण अर्थ जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, साधारण अर्थ मतलब कोई भी आप वर्ड बोलोगे उसका नॉर्मल जो है वही अर्थ निकलेगा। जैसे मैं बोलूं इंसान, तो आप इंसान को इंसान ही समझोगे। मैं बोलूं पेन, तो आप पेन ही समझोगे इसको, ठीक है। बट फिर आता लक्षणा, मुख्य अर्थ से बाधित होने पर, रूढ़ या प्रयोजन के अर्थ, मतलब मुख्य अर्थ से। जैसे बहुत बार अपने घर वाले बोल देते हैं हमारी छोरी तो गाय है गाय, हमारा छोरा तो गाय है गाय, ठीक है, अल्लाह की गाय है अल्लाह की गाय, ऐसा बोलते हैं ना नॉर्मल, हम बोल देते हैं बहुत बार। ये वर्ड से मतलब गांव में यूज होते हैं बेसिकली। तो अपन बोलते हैं ना, जैसे लड़की वाले बोलते हैं हमारी छोरी तो गाय है गाय, तो गाय का मतलब क्या, चार पांव है क्या उसके, मारती है क्या वो, नहीं, गाय का मतलब ये कि वो सीधी शरीफ है, कितनी जितनी गाय शरीफ रहती है उतनी शरीफ है, ठीक है। तो एक वर्ड निकला कि हमारी छोरी गाय है, तो यहाँ पे गाय का मतलब क्या निकला, जानवर निकला, नहीं, जबकि गाय का मतलब तो क्या है, गाय का मतलब तो काव, काव मतलब बोले तो जानवर ही। बट सर यहाँ पे तो एक बाप ने अपनी बेटी को बोल दिया मेरी छोरी तो गाय है, तो उसको जानवर क्यों बोल रहे हो, जानवर नहीं बोल रहे, उसका मतलब ये है भैया, गाय ये बोला कि एक दूसरा अर्थ निकला, और वो अर्थ क्या निकला, प्रयोजन। प्रयोजन मतलब आप क्या चाह रहे हो उस हिसाब से, और वहां पे वो चाह रहे थे कि मैं बताऊं कि मेरी बेटी सीधी बहुत शरीफ, इससे शरीफ कोई हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए उन्होंने एक वर्ड का चुनाव किया और वो था गाय, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो किसी और के संकेत दे, जैसे आप बहुत बार अपने दोस्तों को बोल दो तो जानवर, तो जानवर का मतलब क्या, सच में जानवर है वो, नहीं। अपन बहुत बार बोलते बेल, सुअर, बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे अपन किसी आदमी को अपन गधा बोलो, जैसे आपको टीचर बचपन में गधा बोलते होंगे, गधे पढ़ ले लिख ले, हमारे टाइम पे हमको बोलते थे इसलिए। तो गधे का मतलब क्या, हम सही में गधे थे क्या, नहीं, हम सही में गधे नहीं थे। उसका रीजन था भाई, हमको गधा बोला ना, इसका मतलब ये कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे उस टाइम पर। गधा का अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मूर्ख जानवर की कैटेगरी में रखा जाता है गधे को, ठीक है, इस वजह से। और व्यंजना, व्यंजना में क्या होता है, जहां अभिधा लक्षणा दोनों अर्थ असमर्थ हो जाए, जहां दोनों कोई सेंस नहीं निकले। जैसे अभिधा में साधारण अर्थ निकलेगा, आप गाय का मतलब गाय निकलेगा, और यहाँ पे अल्लाह मतलब अपन जो बोलते हैं ना कि यार हमारी छोरी गाय है गाय, तो यहाँ पे अर्थ उसी गाय के वर्ड का बदल गया। और यहाँ व्यंजना के अंदर हम बात करेंगे अगर, तो क्या हो जाए, जहां अभिधा और लक्षणा दोनों असमर्थ हो जाए, दोनों मतलब दोनों से अर्थ नहीं निकल रहा, तब वो जाके किसका एग्जाम्पल हो जाता, व्यंजना का एग्जाम्पल हो जाएगा। कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, जब इसका और इसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो तो वो इसमें तो आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपका आंसर सही हो जाएगा कि आप इसमें उसको डाल देना। आई बात समझ में, क्लियर। बाकी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा है, मेन टॉपिक संधि समास है, वहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी यहाँ से बहुत रेयर केस, बहुत ज़्यादा रेयर केस, ठीक है। तो आ भी जाए भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं आएगा। क्रिया का रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। ये क्या बात कर रहे हो सर, रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है, हाँ सही बात कर रहे हो, गलत झूठ बोलूं तुमसे। तो क्रिया का रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। वाच्य क्या बोला है, वाच्य बोले तो क्रिया के आधार पर चीजों को डिसाइड करना, ठीक है, तो वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, तो ये पहली बात तो याद रखो, क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 3 भेद होते हैं। एक होता कर्तवाच्य, एक होता कर्मवाच्य, दूसरा आता है भाववाच्य, ठीक है, तीसरा दूसरा नहीं। तो कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में क्या होगा, कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन होगा, ठीक है, कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन होगा, मतलब एक कोई सेंटेंस है, उसके अंदर क्रिया है, ठीक है, अब वो क्रिया कैसी रहेगी, क्या देखो, क्रिया का रूप परिवर्तन मतलब क्रिया कैसी रहेगी वो डिपेंड करेगा कर्ता के ऊपर। जैसे मैंने आपसे बोला एक एग्जांपल के लिए, राम स्कूल जाता है, कहां से जाता है, तो अपन यूं बोल सकते हैं क्या कि राधा स्कूल जाता है, क्या बात कर रहे हो, गलत हो जाएगा, हाँ तो गलत हो। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको गलत हो गया है, जब राम को स्कूल जाता बोल सकते हो तो राधा को स्कूल जाता क्यों नहीं बोल सकते हम। सर कैसी बात करो, राधा छोरी है राम छोरा है, हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ, और क्या कह रहा हूँ। तो राधा और राम दोनों क्या है,
क्या है, दोनों करता है ना। अब जब दोनों करता है तो जब दोनों बदलोगे आप, अगर राधा बोलोगे तो जाती है, राम बोलोगे तो जाता है। तो राधा और राम के ऊपर या फिर जेंडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्रिया कौन सी आएगी, जाती है आएगी कि जाता है आएगा। समझ गए बात को, बस वही चीज थी। तो ये एक इसका एग्जांपल था कर्तवाच्य का, मतलब जहां आपके सेंटेंस जो है उसकी क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज हो। जैसे आप मेरे को बोलो सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन मैडम आएगी तो मैडम आप अच्छा पढ़ाती हैं, यहां पढ़ाते हैं वहां पढ़ाती हैं, क्रिया चेंज हुई ना। लड़की जाती है लड़का जाता है, लड़की खाती है लड़का खाता है। तो ये कैसे, क्योंकि आगे जो आपका कर्ता लिखा है कि राम खाता है राधा खाती है, तो राम और राधा में कितना अंतर हो गया, ठीक है, तो जेंडर चेंज हो गया, तो क्रिया चेंज हो गई। अब बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। ये हो गया कर्त। कर्त मतलब क्या, कर्त का मतलब कर्ता, सीधी बात है, कर्ता। और कर्ता का मतलब क्या, सबको पता होना चाहिए भैया, क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ उसकी बात नहीं चल रही सर, मैं तो साइंस सब्जेक्ट लूंगा। सब्जेक्ट मतलब किसी एक पर्सन की बात चल रही, जो इंग्लिश के सेंटेंस में आप सुनते हो ना, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार रूप परिवर्तन होता है। कर्म के अनुसार रूप परिवर्तन होता मतलब, अब देखो राम खाना खाता है, ठीक है, राधा खाना खाती है, ठीक है ना। राम चटनी खाता है, या फिर यूं बोलो राम ने चटनी खाई और राम ने समोसा खाया। अब सुनना, खाया खाई, खाया लड़की के लिए, खाई लड़की के लिए होता है, लेकिन राम के सेंटेंस में भी खाई आ सकता है। कैसे आ सकता है सर, राम ने समोसा खाया, ठीक है, राम ने चटनी खाई, तो खाया खाई, खाया से खाई कैसे हो गया है, क्योंकि अब कर्ता के अनुसार चीजें चेंज नहीं हो रही, अब किसके अनुसार चेंज हो रही सर फिर, अब वो चटनी और समोसे से, आप चटनी जो है, आपने चटनी खाई, आपने समोसा खाया, तो चटनी खाई हो गई। सर चटनी खाई क्यों हो गई, क्योंकि चटनी जो वर्ड है ना वो स्त्रीलिंग वर्ड है, तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। और समोसा जो वर्ड है ना पुल्लिंग वर्ड है एक तरीके से देखा जाए, तो इसलिए जो खाया होता है, समोसा खाया चटनी खाई, समोसा खाया और चटनी खाई क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो परिवर्तन हो रहा है कर्म के अनुसार। कर्म मतलब आप समोसा खा रहे हो, ये आपका कर्म है, आप स्कूल जा रहे हो, आपका स्कूल कर्म है, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से यहां से चेंज होता है। और भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार रूप परिवर्तन ना हो। जहां दोनों के अनुसार रूप परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है, डेट सेट, इससे ज्यादा कुछ वैसा वो नहीं है, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है, याद रखना, कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार रूप परिवर्तन ना हो। जब कोई एक ही चीज हो जिसमें दोनों के अनुसार रूप परिवर्तन ना हो तो वो क्या कहलाता है, भाववाच्य। तो सीधी बात बोलूं, ये और ये दोनों एग्जाम्पल नहीं लगे तो ये लगा देना, परिभाषा नॉर्मल सी याद रखना, आपको एग्जाम में काम आ जाएगी, ठीक है। हाँ भैया, उसके बाद बात करते हैं क्रिया। क्रिया क्या है, अर्थ, काम, करना या होना, मतलब कोई सा भी ऐसा वर्ड जिससे किसी के काम करने या होने का बोध हो रहा हो, ये परिभाषा एक्चुअल में, कि क्रिया कहते हैं किसे, क्रिया कैसे कैसे, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाता है फलाना ढिमकाना ढिमकाना, ठीक है। काम करना या होना, तो कोई भी वर्ड, जैसे मैं बोलूं आ जा खा पी, आना जाना, लेटना बैठना, हर चीज से किसी ना किसी काम होने का या करने का फील हो रहा है ना। खाना, खाना खाना, सोना, सब एक काम है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो कोई सा भी ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के करने होने का बोध हो वो क्रिया कहलाएगा, दैट्स इट। अब हम बात कर रहे हैं भैया किस चीज की, अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्या है, बिना कर्म के, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के। सकर्मक क्रिया की बात करता हूं तो सकर्मक मतलब कर्म के साथ, रुक जा जरा। और यहां बात करते हैं द्विकर्मक, वाक्य में दो कर्म होते हैं, ठीक है। अब ये जो इतने दे रखे हैं इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो बेटा, यहाँ पे सकर्मक अकर्मक क्रिया के इतने सारे भेद है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं अकर्मक। अकर्मक मतलब मैं बताता हूं, देखो राम गया, हाँ सर गया, ये कैसी क्रिया है, गया, जाना है तो क्रिया, गया मतलब गो, ठीक है तो क्रिया। बट ये है कैसी क्रिया, ये क्रिया जो है ना कैसी है, अकर्मक। अकर्मक, और कर्मक का मतलब क्या है, कर्म, काम। तो राम गया कैसी क्रिया, अकर्मक। अब एक सेंटेंस देखना, राम स्कूल गया। अब यहां पे जो गया है, ये कैसा है, अब ये क्या है, सकर्मक। स का मतलब साथ में, तो अब ये कहां गया, राम स्कूल गया है। तो कुल मिला के ये है बेटा कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आदमी कर तो रहा है, क्या कर रहा है, जा तो रहा है पर कहां जा रहा है, खा तो रहा है पर क्या खा रहा है, ये सब चीजें पता ना चलें, वो सब कहलाते हैं अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। तो ये जो क्रिया है ना अकर्मक है, क्योंकि गया
पता ही नहीं किसी को कहाँ गया यार, तो क्या है अकर्मक, कर्म नहीं पता कहाँ गया, ये क्रिया है, कर्म अलग है क्रिया अलग, ठीक है। तो ये क्या है, कहाँ गया पता नहीं चला, तो ये अकर्मक होती है बिना कर्म के। और यहाँ पता चल रहा है कि स्कूल गया है, वो खाता है, क्या हो गया, खाना क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया तो है बट अकर्मक, क्या खाता पता नहीं है, ठीक है। और वह खाना खाता है, सकर्मक, ठीक है। आई बात समझ में। इस तरीके द्विकर्मक में क्या होगा, राम, राम मैंने एक चीज लिख दी, राम, राम केला और सेब खाता है, क्या लिखा मैंने, राम केला और सेब खाता है। अब यहाँ पे खाता वर्ड लिखा है, हाँ सर लिखा है खाता वर्ड, तो क्या कर दें फिर इसका अचार डाल दें। अरे भैया ये खाता वर्ड लिखा है, तुम्हें बोल रहे क्या खा रहे हैं राम यहाँ जगह, तो आप बोलोगे सर सेब और केला, कितनी चीज खा रहा है। द्वि का मतलब दो, वाक्य में जहां दो कर्म आ जाए, एक और दो। आई बात समझ। मैं बोल दू राम स्कूल और मंदिर जाता है, तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो, गया, अब भी गया हुई क्रिया ही, लेकिन कहाँ कहाँ गया, एक तो स्कूल गया एक मंदिर गया। तो जहां किसी मतलब किसी वाक्य के अंदर दो काम कर रहा हो व्यक्ति, द्विकर्मक कहलाती है, समझ गए। अब प्रेरणार्थक, कर्ता कार्य दूसरे से करवाता है। प्रेरणार्थक में क्या होता है, काम दूसरी ओर से करवाया जाता है, ये परिभाषा ही है बेसिकली। प्रेरणार्थक में जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये काम करता हूँ, अलग सर पढ़वाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया, पढ़वाते हैं वो। जैसे आपके पापा खेत में किसी से काम करवाते हैं, वो कर नहीं रहे, वो बोल रहे हाँ चलो ठीक है करो करो करो, तो करवाना। आपने सीसी असाइनमेंट नहीं लिखा, लिखवा लिया आपने किसी से, तो लिखवाना, करवाना, पढ़वाना, चलवाना, दुड़वाना, जिसमें वाना मतलब जो काम किसी और से करवा रहे हो, वो सब प्रेरणार्थक कहलाएंगे, ठीक है। किसी को अपने दोस्त से कुटवाना, तो आपने कूटा नहीं, अपने दोस्त को उत्साहित किया, उन्होंने जा कूट दो उसको, तो कुटवाना, पिटवाना, हर चीज वाना आ गया मतलब खत्म, वाना आ गया मतलब प्रेरणार्थक क्रिया, सीधी बात। तो आप कर नहीं रहे हो, किसी और से करवा रहे हो। ऐसा समझ। जैसे मैं एक वाक्य बताऊं, तो राम अपने प्रोजेक्ट किसी और से लिखवाता है, तो लिखवाता है, लिखता नहीं भाई साहब, ये चीज होती है, ठीक है। अपूर्ण क्रिया में क्या होगा, वाक्य में विधेयात्मक शब्द होते हैं। अपूर्ण क्रिया में वाक्य में क्या हो जाएगा, विधेयात्मक शब्द हो जाएंगे। विधेयात्मक मतलब बोले तो एक तरीके से फैक्ट वाले शब्द आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ तक इतना नहीं जाएगा, मत टेंशन लो। मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो सकर्मक अकर्मक से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दो से आते हैं, और ये दोनों आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं। और संयुक्त में तो क्या ही बात करूं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जोड़कर संयुक्त क्रिया बन जाती है। संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रिया एक साथ मिल जाएगी, सीधी बात है, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनके बस नाम नॉर्मल याद रखना, संयुक्त क्रिया होती क्या, जहां मुख्य क्रिया सहायक क्रिया मिलकर क्रिया बने संयुक्त क्रिया मिलती है, या दो क्रियाओं से मिलकर बनी संयुक्त क्रिया। अपूर्ण क्रिया वाक्य में विधेयात्मक शब्द आ जाते हैं, फैक्ट टाइप के वर्ड, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट फुर्ती से। क्रिया विशेषण, अब होता है क्या, एक होती है क्रिया, एक होता है क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होती है, तो विशेषण का मतलब होता है भैया प्यारे बच्चों विशेषता। क्या होता है, विशेषता। इसका मतलब विशेषण का, ये विशेषण जो लिखा है ना विशेषण, इसका मतलब क्या है, विशेषता। जैसे आप बोल दो सर आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, हाँ, तो आपने क्या करा, मेरी तारीफ करी, मेरी विशेषता बताई कि सर आप सुंदर हो। आपने बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपने क्या करा, मेरे को अच्छा पढ़ाना बताया, मतलब आपने मेरी तारीफ की ना, विशेषता बताई ना मेरी। बताता हूं, देखो अब होता क्या है प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड बोला, देखो पहले परिभाषा सुन लो। क्रिया की विशेषता का बोध, ये बोध है, ये बोध कराने वाले शब्द, तो याद रखना क्रिया की विशेषता। पढ़ाना क्या है, क्रिया। आपने मेरी तारीफ कर दी, क्या कर दी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाना हो गई क्रिया, पढ़ाना हो गई क्रिया, हाँ सर। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। और आपने क्या करा, मेरे क्रिया की तो तारीफ करी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लिखूं, आप अच्छा पढ़ाते हैं। अब मुझे बताओ इस पूरे में कि क्रिया का विशेषण कौन सा है। पढ़ाना तो क्रिया हो गई सर, आप तो सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ये तो हो गया कर्ता, और ये क्या हो गई, ये हो गई क्रिया, हाँ सर, ठीक है। तो बचा क्या, अच्छा, और ये अच्छा ही क्या है, ये अच्छा ही तो ये है, कहाँ गया, ये लो क्रिया विशेषण। ये अच्छा वर्ड अभी किसकी विशेषता बता रहा है, आपने ये थोड़ा नहीं बोला सर आप अच्छे हैं, आपने बोला सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये अच्छा वर्ड किसके लिए हुआ, पढ़ाने के लिए तो हुआ है, पढ़ाने की तो तारीफ करी।
और पढ़ाना क्या है, क्रिया है। तो जब भी किसी वाक्य में किसी क्रिया की तारीफ की जाए, आप बहुत अच्छा नाचती हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा रोते हो, वाह यार क्या बात, बहुत बढ़िया रोते तुम तो यार तो ऐसा कोई भी जहां क्रिया, किसी क्रिया की तारीफ की जाए। अरे सर क्रिया की तो तारीफ होती है, नहीं होती। दो सेंटेंस बोल रहा हूं, एक बोलो आप सर आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एक आपने बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों में कितना अंतर है? एक में आपने क्रिया की तारीफ की, मेरे पढ़ाने की, और एक में आपने मेरी तारीफ की है। तो ऐसे वाक्य जिनमें आप किसी ना किसी काम की क्रिया की तारीफ करो, वो सारे वाक्य क्या कहलाएंगे? वो सारे याद रखना क्रिया विशेषण, उनके अंदर क्रिया विशेषण मिलेगा। बट आप जैसे ही बोला सर आप अच्छे हैं, तो आपने मेरी तारीफ कर दी भाई, और मैं क्रिया थोड़ी ना हूं, मैं संज्ञा हूं, संज्ञा। सब बात करो सर, सब संज्ञा ही है भाई। इस दुनिया में जिन जिन के नाम लिए जा सकते वो हर चीज संज्ञा है, समझ गए? चलो आगे आ जाओ तो सर फिर ये बताओ, आया होगा मन में कि सर ये अगर ये क्रिया की विशेषता बताएंगे तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। बट अगर क्रिया विशेषण की मतलब क्रिया की विशेषता ना बताते हुए आपकी हमने तारीफ करी, तो संज्ञा की तारीफ हो गई। मतलब संज्ञा किसी के व्यक्ति के नाम की, पर्सन की तारीफ करी, तो क्या हो गया? तारीफ हो गई। तो वो क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है। वो आप क्रिया वर्ड हटा दो बस, क्योंकि आपने क्रिया की तारीफ नहीं करी, लेकिन तारीफ तो करी ना, तो वो विशेषण कहलाता है। तो विशेषण में तारीफ होती है, और जब क्रिया विशेषण आ जाए तो क्रिया किसी काम की तारीफ होती है। समझ? बहुत बढ़िया। आगे जाओ, भेद या प्रकार। भेद या प्रकार की बात करते भैया, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आता है कालवाचक, फिर आता है स्थानवाचक, फिर आता है रीतिवाचक, फिर आता है परिमाणवाचक। ठीक है, परिणाम नहीं है, परिमाण। परिमाण का मतलब समझ लो। अब देखो कालवाचक से स्टार्ट करते हैं। काम के होने के समय का बोध हो, मतलब आज मैं दिल्ली जाऊंगा, कल वहां से आऊंगा, कब जाऊंगा, पहले से वहां कल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये सारे वर्ड जिसमें आपको कब करोगे, कब होना है, कल हमारे एग्जाम है, कल सर हिंदी खत पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ेंगे, फिर हम फेल हो जाएंगे, फिर परसों हमारे को पापा मारेंगे। हर जगह आज, कल, परसों, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये वर्ड आप यूज कर रहे हो। अगर समय बता रहे हो हर जगह, तो वो क्या होता है प्यारे बच्चों? हर जगह अगर आप समय बता रहे हो ना, तो वो क्या कहलाते हैं? कालवाचक। काल का मतलब ही तो क्या है? काल का मतलब ही तो है समय। आई बात समझ में? और स्थान का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आपने एक स्थान बताया नहीं बताया? हाँ बताया। ठीक है, अब जैसे मैं बोलो स्थान, दिशा, जैसे यहां आओ, तो यहां आओ कैसा है? यहां, तो कोई सा भी जो आपको दिखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, वाक्य, उनके अंदर ये अगर दिखता है यहां, वहां, इधर, उधर। ठीक है, रमेश कहां, तो कहां क्या है? कहां, कहां वर्ड अगर आप देखोगे एक्चुअल में, तो रमेश कहां गया, कहां गया पता नहीं। ठीक है, तो स्थान की बात है कि अब यहाँ पे कहां का मतलब आप ये पूछ रहे हो काय से गया, ये पूछ रहे हो कहां मतलब कौन सी जगह गया, तो ये वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? स्थान को। तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें स्थान की बात कर रहे या दिशा की बात करें, और दिशा कैसे? यहां वहां। मैं बोलूं वो रखा पानी, तो वो रखा मतलब उस दिशा में रखा। मैं यहाँ खड़ा, यहाँ मतलब इधर खड़ा, इधर इधर इधर, ये सब। सही बात समझ में? रीतिवाचक में क्या होता है? ढंग होते हैं, तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है। ये धीरे धीरे वहां धीरे धीरे चलता है, एमपी बोर्ड में भी आया है, धीरे धीरे चलता है। सर तेज तेज पढ़ाते हैं, सर अच्छा नाचते हैं। ठीक है, नाचते तो छोड़ो तुम, पर मेरी बात सुनो। सर तेज तेज पढ़ाते हैं, सर पढ़ा रहे हैं, ये सर का पढ़ाना है। किस ढंग से पढ़ा रहे हैं? तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो रीति का वाचक का मतलब पता है? रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब ढंग, लक्षण। पापा आपसे बहुत बार बोलते होंगे पढ़ ले, फिर आप जब टाइम पास करते हो तो बोले ढंग से पढ़ ले। ढंग से मतलब पढ़ना है तो तरीके से पढ़, नहीं तो रहने दे, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मेरा ला दे इधर। मतलब समझ रहे हो ना? तो यहां पता चलता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, मतलब कोई भी क्रिया कर रहे हो, तो किस तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ धीरे धीरे, तेज तेज, रोते रोते। ठीक है, मतलब हर चीज जिसमें आपको तरीका पता चले। जैसे आप पढ़ते, रोते रोते वहां पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है लेकिन कैसे? रोते रोते। तरीका पता चल रहा है, रोते रोते पढ़ रहा है। वो हंसते हंसते बात कर रहा है, बात करना तो क्रिया हो गई, बट हंसते हंसते, तो हंसते हंसते क्या हो गया? उसका ढंग हो गया, लक्षण हो गया कि हंसते हंसते बात करता है। ठीक है, हाँ। वैसे क्या परिमाणवाचक, परिणाम नहीं है, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। आप दुकान पे जाते हो ना, 1 किलो शक्कर दे दो, तो वो मात्रा ही तो बता रहे हो। 1 किलो दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, वो मात्रा ही तो बता रहे हो। काम की मात्रा का बोध हो, जैसे कम, अधिक, थोड़ा, बहुत। ठीक है, आप जाओगे थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ी सी शक्कर दे दो, तो ये थोड़ा सा, थोड़ी सी, ये क्या है? ये मात्रा ही तो है। ठीक है, वहां कम हंसता है, अब आपने बोला हंसता है, लेकिन कैसा? कम हंसता है। लेकिन आप बोल दो इसी सेंटेंस को कम की जगह, वहां धीरे धीरे हंसता है, तो धीरे धीरे क्या आ जाएगा?
धीरे धीरे उसका ढंग लक्षण है, लेकिन हंस रहा कम या ज्यादा हंस रहा है, ये उसका क्या है, परिमाण है। परिमाण मतलब मात्रा, कम हंस रहा है, ये ज्यादा हंस रहा है। धीरे धीरे हंस रहा है तो धीरे धीरे मात्रा नहीं है ये। लेकिन मैं बोल दूं कम कम हंस रहा है, कम कम हंस रहा है मतलब परिमाण में आएगा, मात्रा तो पता ही कम। आई बात समझ में, है ना। तो काव्य की परिभाषा एवं भेद, प्रबंध काव्य के भेद हैं। अच्छा ये हो गया टॉपिक वही तो ये। तो नेक्स्ट अपना स्टार्ट हो रहा है भैया, काव्य की परिभाषा एवं भेद, प्रबंध काव्य के भेद। वाह क्या लिरिक्स बैठा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की बात कर रहे हैं, काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक सारे वो हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में जाओगे और सबसे पहले ये दिखेंगे तुमको, और तुम कहोगे हाँ यार सीनू भैया तुम्हारी बात में दम था, और दम है भाई सच में। रसात्मकम वाक्यम क्या है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल में परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी, और काय की दी थी, काव्य की। अब बात करते हैं काव्य के भेद की। तो काव्य के भेद कहीं ना कहीं आप अगर आप देखोगे तो आपको दो देखने को मिलेंगे, एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य। दृश्य का मतलब आज के टाइम पे नाटक, पिक्चर, मूवी वगैरह देखिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सारे क्या है, दृश्य काव्य, जिसको आप देख सको। गाँव में रामलीला देखी कभी, हुई थी हमारे यहाँ पे रामलीला, मतलब जो भी रामायण के कैरेक्टर्स उनको लगा लू के मिला मिलू के एक एक्टिंग टाइप कुछ होता है, ठीक है। तो रामलीला तो क्या है, दृश्य काव्य, दृश्य जो दिखे। श्रव्य काव्य मतलब जो सुनो, जैसे गाने सारे श्रव्य काव्य के अंदर आते हैं, अगर उनको लिया जाए तो उसमें लाते नहीं, गाना नहीं बता, पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मूवी सारी जो है वो दृश्य काव्य के एग्जाम्पल हो गए, और गाने जो है वो श्रव्य काव्य के एग्जाम्पल हो गए, भजन गाने सब श्रव्य काव्य के एग्जाम्पल हो गए। आई बात समझ में। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक है प्रबंध, एक है मुक्तक। हो सर बहुत बड़े। अब प्रबंध के अंदर भी क्या है, महाकाव्य, खंड काव्य, और यहाँ मुक्तक के अंदर क्या, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। बस इधर के तो नाम ही याद रखना। तुम्हारे सिलेबस में मेन तो मुक्तक क्या है, मेन ये है महाकाव्य और खंड काव्य। तुम्हारे सिलेबस में सबसे मेन ये है, बाकी सबसे तुमको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, बस पता होना चाहिए कि श्रव्य के दो भेद है, प्रबंध के दो भेद है, काव्य के दो भेद है, ऐसे पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में उसकी, तो उसकी बात अगर करते हैं तो भैया यहाँ पे आओगे महाकाव्य, तो जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। चित्रण मतलब अगर आप देखोगे जीवन का बहुत विस्तृत चित्रण मिलेगा, और खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन मिलेगा। जैसे आप बात करता हूं महाभारत, महाभारत में अगर आप देखोगे तो आपको मतलब रामायण महाभारत, तो राम भगवान का देखोगे तो पूरा डिटेल में बताया जाता है। महाभारत में हर एक चीज डिटेल में, हर एक चीज डिटेल में है। तो वो क्या है, जीवन का विस्तृत, बहुत पूरा हर एक चीज बताई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, ठीक है। और खंड काव्य में क्या है, किसी एक पक्ष का अंकन किया है। तो जैसे जयद्रथ वध में स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, आपने अगर हिंदी पढ़ी हो तो, मैंने याद हो तो आपको वो एक चक्रव्यूह वाली स्टोरी सुनाई थी कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में गया तो जो बाकी पांडव थे वो बाहर ही थे, वहां एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने क्या करा, अभिमन्यु यहाँ बैठा अंदर और बाकी सब लोग उसको मार रहे हैं यहाँ पे, ये व्यक्ति, ये पांडव है, पांडव भी तो थे वहीं पे, तो ये लोग बचाने जा रहे थे अंदर, बट यहाँ पे एक व्यक्ति ने जाने नहीं दिया अंदर, और इस वजह से अभिमन्यु मारा गया। और ये व्यक्ति अगर यहाँ से इनको जाने देता अंदर तो अभिमन्यु नहीं मरता, बट पांडवों को एक व्यक्ति ने जाने नहीं दिया, उसका नाम था जयद्रथ। और जब जयद्रथ ने जाने नहीं दिया, और जब अभिमन्यु के पिता अर्जुन को पता चला ये बात बाद में कि ये जानवर इसकी वजह से नहीं मेरा बेटा मर गया, तो उनने शपथ ली थी भाई साहब कि मेरे बेटे का शरीर जब डलेगा जब मैं इस बंदे को मारूंगा। तो जयद्रथ वध, इस वजह से वो एक खंड काव्य आया। क्या आया, जयद्रथ वध खंड काव्य, ठीक है। वो जयद्रथ वध खंड काव्य यहाँ नहीं लिखा अपन ने, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है देने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ होता है क्या है, महाकाव्य जीवन का विस्तृत चित्रण होगा, प्रकृति का विस्तृत चित्रण होगा, विस्तृत मतलब विस्तार में, बहुत डिटेल में, पात्रों की संख्या अधिक रहेगी। आप खुद देखो महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर है भाई, बहुत सारे, ठीक है। रामचरितमानस, रामचरितमानस जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको इसके बारे में बस इतना याद रखना है क्या कि महाकाव्य एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, बस। और एग्जाम्पल दो पूछेगा, हमेशा बोलता है कि दो बताओ, दो एग्जाम्पल बताओ महाकाव्य के, तो रामचरितमानस तुलसीदास का और कामायनी जयशंकर प्रसाद का, खत्म, बस। इससे ज्यादा याद ही नहीं रखना है। खंड काव्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है, ठीक है। एक पक्ष का मतलब जैसे मैंने बताया कि ये जयद्रथ वध है, ठीक है, तो इसमें एक ही पक्ष का अंकन है। पक्ष का मतलब यहाँ सिर्फ अभिमन्यु इसकी मारने की बात चल रही, ठीक है। एक घटना अथवा व्यवहार का वर्णन होता है, एक ही घटना है इसमें, जयद्रथ वध और अभिमन्यु वाला कॉन्सेप्ट बस एक ही घटना। लेकिन महाभारत के अंदर आप देखोगे तो प्यार, गुस्सा, हर चीज मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलेगा, और वो क्या मिला, क्या मिला, जयद्रथ का वध, ठीक है। जानकी मंगल तुलसीदास का, तो तुलसीदास का जानकी मंगल क्या है, ये खंड काव्य है। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास इनने लिखा है,
ये क्या है, सुदामा चरित्र। सुदामा समझते हो, कृष्ण जी के दोस्त सुदामा जी, ठीक है। तो सुदामा का चरित्र, तो इसमें पता है आपको, इसमें सिर्फ सुदामा के चरित्र की बात की भाई साहब। किस चीज की, सुदामा के चरित्र की। तो एक खंड काव्य है, याद रखना। एक जयद्रथवध भी इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं अपन। महाकाव्य और खंड काव्य क्या बेटा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य खंड काव्य में क्या अंतर है, जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, जीवन के एक पक्ष का उल्लेख होता है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आप लिख देना कि खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का उल्लेख होता है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा था कि आपको याद करने में कंटेंट कम लगे, थोड़ा लिखना अपने को डिटेल में, वहां लिखना है, ऐसा नहीं संक्षिप्त होता है, वहां ऐसा मत लिखना खंड काव्य संक्षिप्त होता है, ऐसा पूरा लिखना प्रॉपर, है ना। विस्तृत होता है तो महाकाव्य विस्तृत होता है, चित्रण विशद होता है, ठीक है, प्रकृति चित्रण संक्षिप्त होता है। यहाँ पात्रों की संख्या अधिक होती है, यहाँ कम या सीमित होती है, तो बस इतना मत लिखना कम या सीमित होती है, यहाँ लिखना बाकायदा खंड काव्य के अंदर पात्रों की संख्या सीमित या कम होती है। खत्म, चलो आगे आ जाओ। आगे क्या भैया, रस। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहलाती है, ये परिभाषा बेसिकली इसकी, ठीक है। तो काव्य को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे जो आनंद आता है उसे रस कहा जाता है। और एक्चुअल में बताऊं तो ये रस जो अपने रस जो हैं उसके 4 अंग होते हैं, ठीक है। 4 अंग कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो स्थायी भाव जो हम 11 पढ़ते हैं नॉर्मली, हम पढ़ते हैं ना, रौद्र क्रोध वगैरह वगैरह, वो सभी वो होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। नॉर्मली आपसे ये पूछता है कि संचारी भाव की संख्या 33, अनुभाव की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पे ये तो 10 है, ये उसके पास ही आएगा बेटा, ये यहाँ क्यों नहीं मिट रहा, ये पता है 11 और 10 दोनों यहाँ आते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन होगा, सर 11 है स्थायी भाव की 10 है, बताऊंगा अभी, ठीक है। और विभाव, तो इनकी संख्या पूछते भैया कितनी होती है, इनकी 2, उनकी 33, स्पेशली ये याद रख लेना, ठीक है। ये सारी चीज क्या है, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, ये सब बता तो दूं, बट क्लास सच में बहुत लंबी जाएगी, सच में बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, उसका ये इसका सेंस नहीं बनता। बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ विभाव अनुभाव क्या होता है। जैसे आपको गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो आपकी आंख लाल हुई, तो आपको जब गुस्सा आता है ना, बहुत बार आप बताते हो कि हम चिल्ला मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे से डरो सब, लेकिन गुस्सा आते आपसे कोई ना कोई एक आधा जो आपसे कमजोर होगा वो डरता है। घर परिवार में देखो गुस्से में हो, मम्मी पापा समझे गुस्से में ही है, कैसे समझ गए भैया वो, तो वो जो फील कर पा रहे देख के वो कहलाता है अनुभव। तो आप खुद भी अनुभव कर लेते हो ना, अगर मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता सर चिल मूड में, बट अगर मैं यहाँ एकदम ऐसे पढ़ा हूँ तो आप भी वो सर गुस्से में, तो ये मैंने बोला क्या कि मैं गुस्से में हूँ, आपको कैसे फील हो गया, आपने अनुभव किया, तो ये अनुभव होता है, ठीक है। इसके बाद होता है विभाव। विभाव मतलब कंडीशन, परिस्थितियां, कि मुझे गुस्सा आने के पीछे कारण क्या है। गुस्सा आया स्थायी भाव, लेकिन यूं तो नहीं आएगा, उसके पीछे कारण रहेगा। एक होता है संचारी भाव। संचारी भाव मतलब जैसे आपके पापा को आपके ऊपर प्राउड फील होता है, तो क्या एक बेटे के ऊपर जीवन भर ही प्राउड फील रहेगा। प्राउड मतलब गर्व, गर्व मेरी औलाद, ठीक है। तो क्या जीवन भर रहता है, नहीं। आपने अच्छा काम किया, 1-2 महीने अच्छा लगेगा, उन्होंने खाया, 1-2 महीने बहुत बड़ी बात होता है, 10-15 दिन भी बहुत बड़ी बात, 1-2 घंटे गर्व फील होता है। गर्व क्या एक ऐसी चीज है जीवन भर अंदर रहेगी आदमी, नहीं हो सकता हो कि कोई इंसान पूरे जीवन काल में एक बार भी गर्व फील ना करे। किस चीज पे गर्व फील हो, ठीक है। तो ये होता है संचारी भाव, इनकी संख्या 33 है, जो इसके अंदर नहीं आते वो सारे यहाँ आते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने गर्व का दे दिया आपको, गर्व फील हो गया, प्राउड फील करना। और स्थायी भाव, अब स्थायी भाव अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो आपको कितने 11 मिलते हैं, ठीक है, बट आपके जो सिलेबस है उसमें 10 ही माननी है भाई, ठीक है। और आपसे पूछा भी गया बहुत बार 10वां कौन सा है, तो आपको याद रखना वात्सल्य, वत्सलता 10वां, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, श्रृंगार, श्रृंगार नहीं, अपने श्रृंखला क्यों लिखा है यहाँ, क्यों कौन लिख रहे हैं, श्रृंगार, श्रृंगार रस, रति, ठीक है। ये याद कर लेना, हास्य का हास, करुण का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, और वात्सल का वत्सलता, ठीक है, वात्सल्य का वत्सल, बस खत्म, इतना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, स्थायी भाव है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि रौद्र का स्थायी भाव बताओ, तो रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्या है वो कमेंट करके बता दो मुझे फटाफट फुर्ती से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम छंद की, छंद की बात कर रहे हैं। अब छंद की कैसी बात कर रहे हैं मैं बताता हूं, देखो आपको आओ इधर। परिभाषा, परिभाषा क्या है, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति, यति, गति और तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। तो छंद के अंदर क्या होता है, ये इसकी परिभाषा बेसिकली आपको एग्जाम में लिखनी ही पड़ेगी अगर आती है आपके पास तो, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, अब इसमें होता क्या है, परिभाषा, जिस रचना में अक्षर एवं मात्राओं की संख्या क्या हो, निश्चित हो, तथा यति,
गति और तुक आदि का क्या किया जाए, श्रृंखला ख्याल रखा जाए, उन्हें छंद कहा जाता है। परिभाषा है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, आ जाओ इधर फटाफट होते। प्रकार याद रखना कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्या, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद। मतलब कुल मिला के छंद क्या है, आपके सामने दो लाइन लिखी है, मैं बोलूं इस लाइन में, इस पूरी दो लाइनों में मात्रा कितनी लगी है, आप बोल दो 5 मात्रा लगी होगी, तो 5 मात्रा अगर आपने गिन के बताई तो वो है मात्रिक छंद। बट आपसे मैं बोलूं इसमें मात्रा छोड़ो, इसमें कितने वर्ड, 12 खड़ी के कितने वर्ण लिखे, तो वो क्या है, वर्ण। वर्ण मतलब वर्ण गिनते हैं तो वर्णिक छंद, मात्रा गिनते हैं मात्रिक छंद। जिसमें मात्रा की गणना की जाए, जिसमें वर्णों की गणना की जाए। अब याद रखना आपके सिलेबस में जो है ना वो सिर्फ ये है, दोहा और चौपाई, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो याद रखना दोहा, दोहा जो होता है ना, जैसे रहीमन पानी रहीमन नहीं, हाँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। मैंने लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए। तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, उसके बाद तीसरी लाइन है और उसके बाद चौथी लाइन है। ठीक है सर, 4 लाइन हो गई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है प्रथम और तृतीय लाइन में 13 मात्रा होगी। तो ये जो पहली लाइन ना, पहली लाइन, इसमें 13 मात्रा होगी, और अपने तीसरी लाइन जो है इसमें 13 मात्रा होगी, याद रखना। ठीक है, मतलब आपके सामने मैंने एक लाइन बोल दी है, बाकी लाइन खींच के बताइए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, 4 लाइन हुई। 4 लाइन होती है, जिसमें पहली जो लाइन रहेगी, ये पहली लाइन, उसमें 13 मात्रा रहेगी। अपने दूसरी तीसरी लाइन जो, उसमें भी कितनी, 13 मात्रा रहेगी। बट ये जो दूसरी है और ये क्या चौथी है, इनके अंदर 11 मात्रा रहेगी, याद रखना। ये पूछते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। छंद से क्वेश्चन आया और ये नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए पता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ये। तो आपसे पूछेंगे दोहा के अंदर कितनी मात्राएं होती हैं, तो कुल 24 मात्रा होती है। कैसे 24 मात्रा, तो आप जोड़ लो 11 और अपने 13 और 11। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है सिस्टम भैया। ये क्या है, दोहा है कुल मिला के। अब मैं बात कर रहा हूँ चौपाई की। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण का मतलब क्या सर, प्रत्येक लाइन में, मतलब ये जो एक लाइन है इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16। अब बोलोगे आप सर यूं पूछ लेगा कि टोटल कितनी होती है, नहीं टोटल नहीं पूछेगा, वो पूछता है प्रत्येक चरण में। तो याद रखना चौपाई के हर एक चरण में 16 मात्रा होती है प्यारे बच्चों, हर एक चरण में। लेकिन दोहा के मैं बोलूं तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, तब आप बता दो कमेंट में। तीसरा चरण मतलब तीसरी लाइन में कितनी मात्रा रहेगी दोहे की, वो बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। और एक बात और याद रखना, दोहे के साथ सोरठा भी याद रख लो। सोरठा दोहे का जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है, सोरठा जो है उसमें यहाँ 11 हो जाएगी। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा हो जाएगी। एक बार आ गया था क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन था, बट एक बार आ गया था इसलिए बता दिया। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म तत्व तो अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार क्या है, काव्य, काव्य बोले तो लाइनें। आपके सामने 2 लाइन लिखी है, आप अगर वही 2 लाइन 3 लाइन शायर को दोगे तो शायर एक शायरी टाइप लिख देगा, उन्हीं से क्रिएट कर देगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला, मतलब कोई 2 लाइन लिखी है, काव्य मतलब आप लाइनें मान लो, तो लाइन लिखी, उनका सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ उसमें क्रिएटिव करते हैं। और क्रिएटिव क्या करते हैं बेटा, क्रिएटिव ये करते हैं कि शब्दों का खेल कर देते हैं। जैसे किससे कहना है, किससे कहूं। अब एक वर्ड हुआ, किससे कहना है, किससे कहूं। तो किससे, किससे मतलब बातें, और किससे मतलब किससे कहूं। सुनने में अच्छा लगता है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं किससे कहना है, किससे कहूं। तो किससे कहना है, किससे मतलब बातें कहनी है, पर कहूं किससे। तो ये जो आशिक टाइप व्यक्ति वो समझ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, समझ गए ना, शायरी वाली चीज आती है यहाँ पे। तो इसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द में मतलब वही शब्द की बात करें तो शब्द अलंकार, और अर्थ के अंदर अर्थ अलंकार आता है। अर्थ का मतलब आप पता है, जहां मीनिंग की बात की जाए और जहां शब्दों की बात की जाए। तो अब आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें शब्दों के अंदर ही अर्थ से मतलब निकलता है ज्यादा, अर्थ से। जैसे अभी जो मैंने बोला वो अर्थ के अंदर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि उसका मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो लाइन सुंदर क्यों लग रही थी, क्योंकि उसमें 2 बार किससे आया था, इसलिए वो शब्द। आई बात समझ में, इस तरीके से। जैसे अगर अपन यहाँ पे आएंगे तो मानवीकरण, निर्जीव, अमूर्त, प्राकृतिक चीजों को मानव के समान बताया गया है। अब यहाँ पे एक चीज आती है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में होता क्या है कि जो चीजें हैं, ठीक है, जो चीजें हैं उनको, प्राकृतिक चीजों को ऐसा बताया जाता है ये इंसान है। जैसे गाने भी सुनोगे, ए हवा मेरे संग संग चल। हवा आपकी दोस्त है क्या, हवा इंसान है क्या, हवा चलती है क्या, नहीं। चलना किसका काम, इंसान का। हवा तो बहती है भाई, तो हवा को आपने चलने को बोल दिया, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। यही बात समझ में क्लियर। मैंने नदियों से कहा रुको, पर वो कल 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 करके निकल गई। नदियों से कहा रुको, नदी सुन रही, नदी दोस्त है तुम्हारी,
तो ये चीजें होती है। आई बात समझ? वैसे पुनरुक्ति प्रकाश एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग, एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहता है। अतिशयोक्ति अलंकार बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता है कौन सा वाला है, हनुमान जी वाला एग्जाम्पल कमेंट करके बताओ फटाफट फुर्ती से। अन्योक्ति की बात करते हैं, अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत कथन की बात की जाए। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। तो ये जो है अन्योक्ति, अन्योक्ति मतलब जहां किसी और बात के थ्रू दूसरी बात कहनी जाए। ठीक है, हाँ चलो अब आगे जाओ, शब्द गुण की बात करते हैं। तो परिभाषा जो रस के नित्य धर्म है, जो क्या है परिभाषा, क्या है इतनी सी बड़ी परिभाषा पर बहुत जरूरी, जो रस के नित्य धर्म है, ये लिख दो सही हो जाएगा। प्रकार की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रकार कितने हैं इसके, तो शब्द गुण, वो शब्द शक्ति था बेटा, ये शब्द गुण है। शब्द गुण के 3 प्रकार है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। याद रखना, ओज मतलब पाठक का चित्त दीप्त हो जाए, पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला का चित्त दीप्त हो जाए, ओज। प्रसाद की बात करते हैं चित्त व्याप्त हो जाए, और यहां पे बात करते हैं परिभाषाएं हैं चित्त द्रवित हो उठे। ठीक है, परिभाषा है तो आपसे जब भी परिभाषा पूछे, मान लो प्रसाद गुण की, आज तक नहीं पूछी हो ना, पूछने की संभावना पर फिर भी पूछे अगर प्रसाद की, तो चित्त व्याप्त हो उठे और क्या हो जाए, पाठक का हृदय व्याप्त हो उठे। बस, तो ये एक एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, बेसिक परिभाषा, आज तक नहीं आई एमपी बोर्ड में और आगे भी आने की कोई संभावना नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, अब मैं आपको एक वो बताता हूँ, बेसिकली थोड़ा सा चीजें बता देता हूं। ये जो है ना बेटा, ये आगे से जो पढ़ाता आ रहा हूं, यहां तक मतलब लगभग 19 स्लाइड तक। ठीक है, ये जितना पढ़ा है ना मैंने, ये पीछे का थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये भी कम इंपॉर्टेंट, ऐसे धीरे धीरे आगे आगे इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। तो आगे जितनी स्लाइड है ना सब पढ़ लेना, पीछे की अगर ये वाली जैसे ये छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, आगे की मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ ही लेना। ठीक है, और मैं तो पूरी पढ़ो, ज्यादा बेस्ट है। अब बात कर रहे हैं हम किस चीज की, अब गद्य का जो हमारे उसमें है सारी चीजें, उसमें से मैं देखो एक बात आप दिमाग में बैठा लो, 1-2-3 घंटे के अंदर आप खुद सोचो पूरी हिंदी पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा वही जिसमें समझाने वाले कॉन्सेप्ट है, जिसको करना ही याद है, जिसमें है ही स्टोरी, तो वो चीज़ तो यार बेटा इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, समझो बात को यार, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको आज होमवर्क बहुत सारा दूंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ का प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं दूंगा, बस आप हिंदी की जो चीज़ दे रहा हूँ, एग्जाम में जाने से पहले कैसे भी करके रोते मरते गाते गाते ये पढ़ के चल जाना, जो मैं दूंगा वो बस। उसके अलावा आपका अगर बुक भी नहीं खरीदी ना तो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप हिंदी में पास तो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छे % बना के लेकर आओ, ये जो दे रहा हूं बस इतना पड़ जाना। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे भैया किसकी, गद्य किसे कहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है, गद्य किसे कहते हैं। गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए, तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पढ़ लेना कि गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये मतलब ये आपको याद करना है, क्यों, क्योंकि ये पढ़ के ही बताऊंगा मैं आपको, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की ऐसी आवश्यकता नहीं, आप पढ़ोगे आपको आराम समझ में आएगा कि गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, गद्य के माध्यम से ही हम अपने दैनिक जीवन में सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, तो इसमें क्या समझो हमने। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जैसे बात करते हैं हिंदी गद्य कितने, और ये वाला क्वेश्चन भले आप मत करना, चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ लेना। लेकिन ये वाले जैसे जो क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में, ये वाले तो देखो गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है, तो गद्य की विधाएं कोई 4 विधाएं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और वैसे भी आता है। तो गद्य की विधाएं याद करनी है, तो गद्य की विधाएं निबंध है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, 4-5 याद कर लो, पूरी याद नहीं हो तो मैंने यहाँ 16 लिख रखी, पढ़ लो एक बार, जितनी याद हो जाए उतनी कर लो याद। जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, तो आप देखोगे ये वाली जो चीजें ना, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, आपकी जो गद्य खंड है क्षितिज बुक के अंदर, वो गद्य खंड के अंदर आपको रेखाचित्र, डायरी और संस्मरण, ये यात्रा वृत्तांत, ये सब मिलते हैं। काव्य के अंदर क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये गद्य की विधा है भाई साहब, इसलिए। आई बात समझे, तो ये याद करना, आपको याद करना मतलब एक बार पढ़ लो बस हो जाएगा काम, और क्या। ठीक है, अब बात करते हैं निबंध। निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबूलाल गुजराल के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, बट बाबूलाल गुजराल के अनुसार ही क्यों, क्योंकि उनके अनुसार हिंदी में है वो व्यक्ति जाना माना, इस वजह से अपने को उनके हिसाब से, तो उन्होंने पूछा है निबंध। निबंध निबंध शब्द से बनकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना है। बस इतना भी अगर आप लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। बाकी नीचे का आप चाहो तो बिल्कुल लिखो कि इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं, फलाना है, ढिमकाना है, चौंचलेबाजी, जो भी, बट मैं बोल रहा हूँ हर चीज देखो, आप भी समझ रहे हो यार। मैं पता है 300 स्लाइड होगी यहाँ पे, एक एक पढ़ के भी सुनाऊंगा ना वर्ड, तो भी 5 घंटे की क्लास चल जाएगी अपनी। और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ बकवास करने में तुम्हारा समय बर्बाद करूँ, मेरा तो चलो ठीक है जो भी है, भाई तुम्हारा टाइम अभी कितना कीमती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तुमको जो समझाने वाली चीज़ें समझा चुका हूँ, देखो समझो बात को, तुमको जो याद करना है ना वो चीज़ को अब याद करना, प्रॉपर याद करना। और मैं बोल रहा हूँ बस ये वाली जो पीपीटी मिलेगी ना आपको, बस आप कुछ मत करो। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव भी डाले हैं, थ्योरी भी डाली है,
हर पोर्शन को डाला है, हर पोर्शन जो भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा हर, और इंपोर्टेंस जितना है उतना उस हिसाब से, ना ज्यादा ना कुछ कम, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। निबंध किसे कहते हैं, तो निबंध की ये परिभाषा है, नॉर्मल से आप याद रख सकते हो। निबंध के निम्नलिखित प्रकार है, तो निबंध के प्रकार होते हैं कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक और भावात्मक। ये निबंध के 4 प्रकार है। निबंध कैसे लिख सकते हैं, भाव लिख सकते हैं, विचार लिख सकते हैं, वर्णनात्मक वर्णन कर सकते हैं और कथात्मक लिख सकते हैं। 2 निबंधकार एवं उनकी रचना बताइए, ये पूछते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर मिट्टी की ओर, और बतिया बात करते भगवती शरण सिंह मानव के मूल में, ठीक है, ये इनके निबंध है, ये याद रखना आपको बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं नाटक किसे कहते हैं, ये सब पूछेंगे, नाटक किसे कहते हैं, कहानी किसे बोलते हैं, एकांकी किसे बोलते हैं, बट एक निबंध और एक नाटक दो तो याद कर ही लेना, कुछ करो ना करो। तो रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी भी कथन को जब केवल पात्रों के संवाद हो, संवाद मतलब बातचीत से के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां रचना नाटक कहलाती है। नाटक में अभिनय की विशेष महत्व होती है। अभिनय का मतलब होती है एक्टिंग, ठीक है। नाटक के निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं, तो नाटक के कितने तत्व होते हैं ये पूछे, तो देखो गद्य की गौण विधाओं के नाम बताइए 4 के, ये पूछ चुके अभी, तो ये पूछ सकते भैया कि 6, तो कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, संवाद, देश काल, उद्देश्य और क्या रंगमंचिता। तो सीधी बात है यार, इसका कोई अगर आपसे पूछ भी ले कि तत्व बताओ, तो बताना पड़ेगा, क्या दिक्कत है कि भैया नाटक रामलीला करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सब स्टेज चाहिए सर, तो स्टेज को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रंगमंचिता, स्टेज तो चाहिए ना, ऑफ कोर्स। अब आप बोलोगे सर वहां की जगह हमको क्या चाहिए, और तो हमको कथा वस्तु चाहिए, कथा वस्तु मतलब स्टोरी तो चाहिए, रामायण का कैसी कर दे, रामायण नहीं याद तो कर दोगे कैसे। पात्र चाहिए, पात्र मतलब कैरेक्टर चाहिए, अच्छा ये राम बनेंगे, ये सीता बनेगी, ये लक्ष्मण बनेंगे, ये बनेंगे, तो ये चीजें बताना पड़ती हैं यहाँ पे अपने को, ठीक है। चलो एकांकी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट आपको याद रखना है एकांकी और 2 एकांकीकारों के नाम, ठीक है। तो एकांकी की परिभाषा आप देखो, एकांकी दृश्य काव्य की एक विधा है, किसकी, दृश्य काव्य की, ठीक है। एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है। यहाँ अंक दृश्यों में विभाजित हो जा सकता है कम से कम समय में, अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। 2 एकांकियों और उनके जो एकांकीकार है उनका नाम बताओ, तो दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और यहाँ पे बहू की विदा गाती विनोद रस्तोगी, ठीक है जी, बस ये याद रख लो। बाकी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कुछ करो ना करो देख लो इधर भैया, नाटक और एकांकी दोनों में अंतर, तो नाटक और एकांकी में अंतर क्या हो जाएगा, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती है, जबकि एकांकी में एक ही कथा घटना रहती है, ठीक है। ये चीजें अब मैं इनको बता दूं बहुत अच्छे से, टाइम भाई हर चीज टाइम लगता है, पढ़ ही रहे हम। अब वो जो कोर्सेज है उनके अंदर डेली एक टॉपिक पे क्लास होती है, तो वैसी चीजें पढ़ाते हैं। अब दिक्कत ये कि एक उसके अंदर पूरा कंप्लीट करा जाए, तो कंप्लीट में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पहले पढ़े हो मुझसे, और मुझसे ही पढ़े हो बहुत सारे लोग, ठीक है। शायद नहीं भी पढ़े हो बहुत लोग, अब एक दिन पहले पढ़ोगे तो यार बेटा क्या ही कर सकते हैं, बट हाँ काफ़ी लोग जो पढ़े हैं उनको पता है भाई मैं पहले चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो आजा, कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है, किसकी, कथानक की। और यहाँ बात करते कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर दुर्गति से बढ़ता है, यहाँ भी कथानक, अच्छा हाँ कथानक, ये इसका कथानक है, नाटक के कथानक और यहाँ के कथानक, तो याद रखना एकांकी के, आप बोलना एकांकी के कथानक आरंभ से ही, और यहाँ बोलना नाटक के कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है, ठीक है। न्यू नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है, और यहाँ घनत्व रहता है, ठीक है। हाँ उदाहरण की बात करें आषाढ़ का एक दिन और मोहन के राकेश, और यहाँ पे बात करते हैं अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। चलो अब नेक्स्ट आपके सामने क्या है भैया, ये बात करते हैं उपन्यास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आए नहीं है, बट आपको क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। उपन्यास की ये वाली परिभाषा याद करो, कुछ मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, 1-2 लाइन याद करोगे बहुत है। उपन्यासकार उनके नाम 2-2 तो याद ही कर लेना, ज़्यादा नहीं करो तो 2 तो कर ही लेना, ठीक है। कहानी किसे कहते हैं, तो कहानी याद करना, 2 कहानी और कहानीकार, ये लिख दी मैंने, ये इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, इस एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कहानी उपन्यास कौन कौन से तत्व है, तो ये कहानी और उपन्यास दोनों के तत्व है कि कहानी और उपन्यास में तत्व कौन कौन से चाहिए, कथा वस्तु चाहिए, पात्र चित्रण चाहिए, कथोपकथन संवाद चाहिए, देश काल वातावरण चाहिए, भाषा शैली चाहिए, उद्देश्य चाहिए, ये सब चाहिए काय में, कहानी और उपन्यास दोनों में, ठीक है। कहानी उपन्यास में 4 अंतर बताइए, तो ये अंतर वाला, और एक चीज बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, प्यारे बच्चों मेरी बात सुनना इधर ध्यान से, एक बात बोलूं 100 बात की एक बात, कुछ करो ना करो, जितने अंतर वाले क्वेश्चन है प्लीज वो कर लिया करो। उसका रीजन है, उससे 3 फायदे होते हैं, 2-3 फायदे तो हो ही जाते हैं। एक तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा आपको कंपेयर करके आंसर याद करने का एक हैबिट हो गया, और तीसरा ये कि उससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। अब आप ये पढ़ोगे अगर 4 अंतर, तो 4 अंतर से ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं होंगे, संधि समास वाला जो अंतर है उससे कितने 6 ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे आपके, 6 ऑब्जेक्टिव से हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है।
एक सेकंड यार, पानी पी लूं। चलो, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। हाँ, कुछ भी नहीं, कहानी लघु आकार की होती है जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। ऐसे करके मैं अब यहाँ टाइम पास करूँ उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको है, पढ़ना तो पड़ेगी, बिना पढ़े तो होगा नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले भी ये पूरी पढ़ लोगे ना, काम हो जाएगा आपका, तो इसको पढ़ लेना शांति से। अब बात करते हैं हम किसकी भैया, अगले उसकी। तो 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, जीवनी और आत्मकथा में कोई 4 या 2 अंतर बताइए। तो जीवनी और आत्मकथा में तो देखो भैया प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। जीवनी आत्मकथा में ये भी बहुत फेमस है। जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जीवनी किसी और की लिखी जाती है, और आत्मकथा में क्या होता है, खुद लिखता है आदमी, खुद की लिखता है। जीवनी में किसी और की लिखेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसको रिवीजन करना है अपने को। जिसके बाद रेखा चित्र स्मरण की बात करते हैं, 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो 2022 में आया, आप खुद देखो यार, मैं नहीं बोल रहा हूं। 23 में आया, 22 में आया, 23 में आया। ये क्वेश्चन जो है अंतर वाले सारे अंतर आएंगे भाई साहब, कुछ करो ना करो अंतर आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जीवनी की परिभाषा एवं जीवनी लेखक का नाम। जीवनी की परिभाषा और जीवनी लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पे जीवनी की परिभाषा बता दो और जीवनी का नाम बता दो एक। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं भैया हम अगले, रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र की परिभाषा नॉर्मली याद करनी है आपको। ये सारे जो मैं दे रहा हूं आपको, ये फटाफट से याद करना। अब एक चीज और होती है, एक चीज और होगी, क्या हो गई प्यारे बच्चों, देखो सिर्फ पहले खुल जाएगी। अब इस सिर पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना वो दे रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ तो बच्चों देखो मेरी बात सुनो, कुल मिलाकर मुद्दा ये है भैया कि ये और ये, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए सिर्फ यहाँ पे अपन ने वो कर रखा है, क्या बोलते हैं इसको, अपना थ्योरी। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना, वो भी मैंने अपन ने प्रिपेयर करके रखे हैं। बट रिक्वेस्ट, देखो हर एक चीज बांध के बताऊंगा, मैं बोलूँ चलो इसका ऑप्शन बताओ, तो उससे क्या हो जाएगा। मेन मुद्दा है, बात ये नहीं कि मैं यहाँ कितने घंटे बनाऊं, बात ये है कि तुम्हारे पास कंटेंट कितना पहुंचना चाहिए, जो आप पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। और वो कंटेंट इसमें पूरा पर्याप्त है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जितने भी एमसीक्यू मैंने दे रखे हैं, वो कहाँ गया यार, इधर ये जितने भी एमसीक्यू हैं, ये वो सारे एमसीक्यू हैं जो पिछले सालों से है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें एमसीक्यू मिलेंगे आपको, और सबका आंसर भी मैंने दे रखे हैं ये वाले लाइन से। ठीक है, तो इन सबको पढ़ लेना। जैसे बात करते हैं कहानी के तत्व कितने होते हैं, तो कहानी के तत्व कितने होते हैं भैया, 10वें नंबर का एमसीक्यू, तो देखो सी, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सारों के आंसर की बना के दे दी मैंने आपको, बिल्कुल एकदम बाकायदा टेस्ट जैसा। आप अब इसमें करना क्या, पढ़ोगे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में आपने जैसे पूरे अभी तक थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद इसके टेस्ट आएंगे, ये टेस्ट आप लगाना। ठीक है, आप अपने हिसाब से पेन से टिक लगा लेना इस पे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको आंसर की मिल जाएगी, फिर मैच कर लेना कि आपके आंसर कितने सही निकल रहे, कितने गलत निकल रहे। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो रिक्त स्थान, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव के अलावा क्या आएगा, रिक्त स्थान आते हैं, सारे रिक्त स्थान भी दे रखे हैं। कुछ थोड़ा सा वो टेक्स्ट का इधर उधर हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना मैनेज। एक आधा कहीं का आपका, जैसे ये वाला बिगड़ा है बस, बाकी सब चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो पीपीटी में हो गया, आप वो चेंज नहीं हो सकता इस वजह से, तो कोई नहीं, एक ही बिगड़ा है, बाकी आप कर लेना, हो जाएगा आपको मैनेज चीजें। ये दे रखे हैं यहाँ पे। और रही बात इनके आंसर्स की, तो मैंने इनके भी आंसर डाल दिए हैं, ये डाल दिए आपको यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो आप ये कर लेना। और दूसरी बात इसके अलावा क्या है, सत्य भी दे रखे हैं बहुत सारे के। और ये, और एक चीज और मैं बताऊं स्पेशली किसकी है, ये अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये सारे आपको कहां मिल रहे हैं, गद्य की विधाओं के मतलब जो आपका गद्य है ना, गद्य की विधाओं वाला टॉपिक है, उसके एमसीक्यू सारे ये। ठीक है, हर एक चीज के अलग अलग है, आपको सब बुक के अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सही जोड़ी की, तो इससे जितनी सही जोड़ी बन सकती है वो सही जोड़ी यहाँ पे ये देखो ईयर तक भी लिखा है कि 2024 में आया था, उधर आंसर दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया लेकिन दिख जाएगा आपको कि अच्छा इसका ये आंसर है, ये सारे आंसर है। ठीक है, उसके अलावा एक शब्द में उत्तर, इसी टॉपिक के एक शब्द में उत्तर भी दे रखे, नाटक में कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये सब गद्य की विधा वाले क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मिल जाएंगे, जिनके आंसर यहाँ मिल जाएंगे आप लोगों को। इसके अलावा बात करते हैं हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। तो अब यहाँ पे क्या चीजें आती हैं, अब आता है यहाँ पे आपके उसमें एक तो था गद्य की प्रमुख विधाएं, तो उसका पूरा टॉपिक अपन ने भी खत्म किया, उसमें सारी चीज हो गई, एमसीक्यू सब मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का पद्य साहित्य का इतिहास है, जबकि हिंदी साहित्य नहीं, उसको पद्य साहित्य का इतिहास बोलो तो ज्यादा सही है। पद्य साहित्य का जो इतिहास है ना, वो टॉपिक अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ है।
आई बात समझ में? वो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसमें आप जैसे देखोगे तो हिंदी के पद्य साहित्य का इतिहास तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सारे काल हैं, इनके जो ईयर्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं। एक बार प्लीज प्लीज एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा रीतिकाल, अब देखो जैसे होता क्या है, यहाँ पे आपको एक दिया रीतिकाल, तो रीतिकाल ये क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है मैंने सबसे पहले वही लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो रीतिकाल की अगर हम बात करेंगे तो रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो याद रखना बेटा, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है, 1643 से 1843 तक माना जाता है। मतलब संवत अगर आप निकालोगे तो कितना, 1700 से 1900, ठीक है। ये है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों माना जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस प्रधान रचनाओं की रचना हुई है, इस वजह से रीतिकाल को श्रृंगार काल माना जाता है। तो आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, श्रृंगार काल किसे बोलते हैं, रीतिकाल को बोलते हैं। तबियत कैसी हो रही है अजीब सी, ठीक है। अब बात करते हैं रीतिकाल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषता का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है 2023 में, भाई साहब देख लेना अपने हिसाब से। और मैंने क्या कर दिया है, देखो हुआ क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा, इतनी सारी चीजें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बुक में जितनी दी है आप बस ये पीले कलर की हेडिंग को पढ़ लोगे और थोड़ा सा लिखने का तरीका जो अपना सही साइड रखोगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। तो श्रृंगार वर्णन आश्रयदाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित, ठीक है, मतलब ये रीतिकाल की विशेषता बेसिकली, ठीक है ये, ठीक है। वीर रस, मतलब रीतिकाल में वीर रस देखने को मिलता है, भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण मिलता है, लक्षण ग्रंथों का की रचना मिलती है, ठीक है। हाँ चलो, इसके अलावा क्या भैया, रीतिकाल के 4 कवियों और दो कवियों, मतलब या तो 4 या 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना बताइए। तो केशवदास, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये तो ये दो तो एटलीस्ट प्लीज करना, दो तो कर ही लेना, कुछ करो ना करो 2 तो कर ही लेना, ठीक है। उसके अलावा ये देखो रीतिकाल की मैंने सारी चीज दे रखी है, मैं हर एक चीज बताऊंगा ना तो तुम खुद समझ रहे हो। अभी तो अपन पता अपने पास पूरी हिंदी कवर करने में अपने को 300 स्लाइड लगी है और अपन ने अभी कितने स्लाइड की है, मात्र 74। समझ रहे हो आप बात को? आपको एग्जामिनर इसीलिए पूरा साल का समय देता है, ऐसा तो 1 घंटे में पढ़ा देते पूरी हिंदी, लेकिन पूरे साल का समय ही क्यों मिलता है अपने को, इसी वजह से मिलता है। क्यों? क्योंकि लगता है समय भाई, ठीक है। तो ये सारी दे रहा हूँ। उसके बाद आधुनिक काल का भी इसमें सिस्टम दे रखा है, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो आधुनिक काल का मिल जाएगा आपको। आधुनिक काल को इतनी चीज़ों में डिवाइड किया है, मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। ये और ये वाली चीज़ें, भारतेंदु युग होता है, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आएगा, द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आएगा, ठीक है। और छायावादी के बाद प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवादी, फिर नई कविता। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा पता है, प्रगति और प्रयोगवादी में और छायावादी में। तो देखो मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। छाया मतलब छाँव, ठीक है। तो छाँव आएगी, छाँव में क्या आता है, प्रगति। तो छाँव में प्रगति मान लो, फॉर एग्जाम्पल हम किसी लड़की का नाम मान ले, तो छाँव में लड़की धूप में आएगी कि छाँव में आएगी, छाँव में आएगी सर। तो छायावादी, छाया प्रगति, तो पहले छाँव आएगी फिर लड़की आएगी कौन, प्रगति। जब प्रगति होगी तो मान लो कि आपको एक प्रयोग करना है, कौन सा, कि भैया लड़के के साथ हमको कॉफी पीनी है, प्रगति के साथ अपने को कॉफी पीनी। फॉर एग्जांपल मैं याद करवा रहा हूँ, सिर्फ कनेक्ट करवा रहा हूँ, प्रगति के साथ अपने को कॉफी पीना है, ठीक है। तो कॉफी पीना एक प्रयोग हो गया एक तरीके से देखा जाए तो छाँव आएगी पहले, मतलब पहले छायावादी युग आएगा, छाँव आएगी, छाँव के बाद क्या आएगी, छाँव में प्रगति आएगी, और प्रगति आएगा तो फिर हम उसके साथ कॉफी पीने वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो छाया, प्रगति, फिर प्रयोग, ठीक है। और जब आप उसके साथ कॉफी पियोगे तो आपकी एक नई लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कहलाएगी नई कविता। थोड़ा सा मतलब कनेक्ट करवाने के लिए बोला मैंने, मेरा वास्तविकता से इन चीज़ों से कोई रिश्ता आता नहीं, बस वो इसलिए कि आप लोग कनेक्ट कर जाओ, कि आपको याद हो जाए। अब आप कभी नहीं भूलोगे इन द सेंस, मैं बोलूंगा कि प्रगति युग पहले आया, प्रयोगवादी पहले आया या नई कविता पहले आया, तो आप ऑफकोर्स बोलोगे सर पहले छाँव आएगी, छाँव में प्रगति आएगी तो फिर हम उसके साथ चाय पीने जाएंगे, मतलब प्रयोगवादी युग आएगा, फिर प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जब चाय कॉफी पियेंगे तो नई लव स्टोरी बनेगी, नई कविता आएगी। तो यही तो मैं बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा होगा सर गंदे से एग्जांपल है, बट यार देखो इससे ना आपको बहुत जल्दी याद हो गया होगा, मतलब बेस्ट एग्जांपल था वो, इसलिए बाकी और कुछ नहीं है, वो कनेक्ट किया अपन ने और कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। ज्यादा मेरी बातों का दिल पे मत लेना, और किसी को नाम प्रगति हो तो प्लीज डोंट माइंड प्लीज, एक बिग ब्रदर ट्रिक को कनेक्ट करने के लिए मैंने बोला है, तो प्लीज यार बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए, 2023 में आ चुका है। जैसे प्रगतिवादी, ये कैसे याद करेंगे सर, हमको तो याद ही नहीं होगा, अरे सब ऐसा फलन ढिमकाना याद होएगा, सब होएगा। देखो कनेक्ट कैसे करना, अब आप प्रगति, तो प्रगति है ना, प्रगति को आप सच में, और लड़की के अंदर क्या कैरेक्टर होता है वो देखो, तो आप इनकी क्या कर पाओगे, विशेषता याद कर पाओगे। जैसे शोषितों के प्रति सहानुभूति, तो नॉर्मली लड़के जो होते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ थोड़े से मतलब हार्ड दिल वाले होते हैं, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, उनको दया जल्दी आती है, ठीक है। नॉर्मली किसी को पैसा देना हो तो लड़के एक बार जेब से ना निकाल, लड़कियां दे देती कि चलो, लड़के भी देते, ऐसा नहीं, सब अपने जैसे अलग अलग होते हैं। तो लड़कियों की शोषितों के प्रति सहानुभूति रहती है, तो याद रखो भैया ये किसकी विशेषता है, प्रगतिवादी की, ठीक है। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल देती है,
बिल्कुल देती है। आर्थिक सामाजिक समानता पर बल देती है, मतलब इन द सेंस कि ये मान के चलो लड़कियां भी आज के टाइम पे लड़कों के जैसा कमाने का ट्राई कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, तो आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दे रही है। ठीक है, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज उठाती है, तो नारी अपने शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज तो उठाएगी। तो बस ईश्वर के प्रति अनास्था, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत जा रहा है कि ईश्वर के प्रति अनास्था, लेकिन नॉर्मली लड़कियां सब आस्थिक की होती है, वो सब क्या करता रही हो मैं भी तुमको यार, ठीक है कोई नहीं। पर ये बस ये बता रहा हूं कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो। प्रगति जो है इसको आप एक लड़की मानो और ये मानो कि वो लड़की अनास्था नास्तिक है, तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग इन द सेंस कि एक लड़की है भैया जिसने अपने हाथ पे टैटू बनवा रखा है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको याद हो गया, अच्छा प्रतीकों का प्रयोग प्रगतिवादी युग की विशेषता है। आई बात समझ? जैसे मैं आपको बोलूं एक लड़की प्रगति, वो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानती, उसने हाथ पर टैटू बनवा रखा है, ठीक है, हाथ पर टैटू बनवा रखा है और उसको गरीबों पे बहुत दया आती है। बताओ मैंने क्या करा, मैंने स्टोरी सुनी, आपको 3 विशेषता याद हो गई। प्रतीकों का प्रयोग मतलब टैटू बनवाती, प्रतीकों का प्रयोग, ठीक है, अनास्तिक, तो याद रखना ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे ही बोला, ईश्वर के प्रति अनास्था है उसको, और उसके अलावा क्या, शोषितों के प्रति सहानुभूति। 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे कनेक्ट करके याद कर लो, दैट्स इट बस। बाकी अपने समय अगर होता ना, मैं पूरे एकदम एक्यूरेट कनेक्ट करवाता ट्रिक के साथ, तो फिर याद करवाता तुमको, ठीक है। हालांकि ये चीज पहले करवा चुका हूं मैं। प्रगतिवादी कवि और उनकी एक एक रचना का नाम बताइए, तो प्रगतिवादी कवि और एक एक रचना का नाम बताइए। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं भैया 2 की, कि 2 याद कर लो, नागार्जुन युगधारा और केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, बस 2 याद कर लो, पर्याप्त है, ठीक है। उसी बात से बात करते हैं प्रयोगवादी युग, तो देखो प्रगति आई, प्रगति के बाद प्रयोगवादी युग होगा, ठीक है। अब प्रयोगवादी युग में क्या होगा, नए नए प्रयोग, तो प्रयोग में नए नए प्रयोग होंगे, नवीन उपमानों का उपयोग किया जाएगा, प्रेम की भावना का खुला चित्रण होगा, ठीक है। इस काव्य में बुद्धि की प्रधानता है, निराशावाद की प्रधानता है, अहंकार की भावना का समावेश इस कविता में हुआ है, मुक्तक छंद का चयन किया गया है, तो ये चीज भी होती है। सही बात समझ में क्लियर? तो कुल मिला के ये है। अब देखो होता क्या बेटा, मैं सारी चीज करवाऊं, लेकिन मैं आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड सारी चीज दिखा रहा हूं, क्योंकि देखो समझने वाली मेन चीज थी ग्रामर, ठीक है, और एक ये वाला टॉपिक, इसके बाद हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ इधर, मेरी बात सुनो। अब नई कविता, नई कविता में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नई कविता की प्रमुख विशेषता संक्षेप में लिखिए। 2024 में ये आ चुका है नई कविता का। देखो अब लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रयोग में नवीनता, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसको आप वैसे कनेक्ट कर लो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको छाया, प्रगति, प्रयोगवादी ये कनेक्ट करवाया था ना, उसी प्रकार से अब आप मान लो प्रयोग, ठीक है। ये नई कविता मतलब लव स्टोरी, तो लव स्टोरी में क्या होता है, प्रयोगों की नवीनता होती है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉफी पीने गए, वाटर पार्क चल जाओ, कॉफी पी लो, चाय पीने चल जाओ, तो नए नए प्रयोग होते हैं। तो नई कविता में जब नई लव स्टोरी बनती है तो क्या होता है भैया, प्रयोगों में नवीनता आती है, नए नए लोग एडवेंचर करते हैं। क्षणवाद को महत्व, क्षणवाद को मतलब आजकल की लव स्टोरी सब क्षण भर के लिए होती है, तो क्षणवाद को महत्व होता है, जीवन के प्रत्येक क्षण में महत्व को माना है, ठीक है। इसके बाद बात करें अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, कुंठा, संत्रास, और यहां पे बात करते हैं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण, है ना। हाँ, जैसे बहुत सारे आशिक आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध आदि का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण होता है। बिंब नए बिंबों की खोज की जाती है, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की चीज होती है। अब आप बस मैंने आपको जो डालना था दिमाग में डाल दिया, आप इस नई कविता को लव स्टोरी के तहत रखो तो आपको ये सारी चीज याद भी हो जाएगी, समझे बात को। हाँ, अब बात करते हैं नई कविता के प्रमुख कवियों की बात, तो भैया ये भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत फरोश याद रखना, कुंवर नारायण का चक्रव्यूह और आमने सामने याद रख लो ना, बहुत है, पर्याप्त इतना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं बताओ, नाम लिखिए। सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ठीक है, ओके डन, बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न। अब देखो हुआ क्या, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कर दिया, व्याकरण, स्टार्टिंग में मैंने आपको व्याकरण बताई, फिर मैंने आपको गद्य साहित्य का क्या बता दिया, गद्य की गौण विधाएं, गद्य की गौण विधाएं बताई। पहले नंबर पे ये बताया है, दूसरे पे ये बताया है, और फिर तीसरे पे मैं आपको जो बताया है ना, वो क्या बताया, पद्य साहित्य, क्या बता दिया, पद्य साहित्य, ठीक है। अब मैंने ये जो व्याकरण बताई थी, व्याकरण बता दी पूरी, व्याकरण के ऑब्जेक्टिव भी हो गए। ये वाला जो टॉपिक है गद्य की गौण विधाएं, पूरे खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, हर एक चीज इसकी बता दी। ये पद्य साहित्य ना, पद्य साहित्य कंप्लीट हो गया अपना। और अब इसके अपन एमसीक्यू आपको बता रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। हर एक टॉपिक के मैंने दे दिए, उसके बाद एमसीक्यू दे दिए, सब दे दिया,
हर एक चीज, उससे बाहर कुछ है ही नहीं बेटा एक्चुअल में। तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है, तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है भैया, सबको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो आंसर है ना, आप क्या करना, आपको जैसे लग रहा है ये वाला आंसर सही कर लिया, बस ऐसे टिक करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, ऐसे 4 5 10 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब जैसे यहाँ पे इसके बाद में आ जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये बहुत सारे रिक्त स्थान दे रखे, बस एक एक दो दो ऐसे खराब हो चुके हैं ये वाला, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दे रखे हैं सत्य 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 मिल जाएंगे आपको, सत्य सत्य के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे सही जोड़ी बनाई है तो सही जोड़ी मिल जाएगी, सही जोड़ी के आपको ये देखना है। ठीक है, अब यार पढ़ के बताऊंगा उसका कोई सेंस नहीं है, बट हाँ ये चीज आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है, इसके बाद में पीपीटी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली, कि इसके बाद आता है माता का अंचल, मतलब आपकी कृतिका बुक की बात कर रही है। कृतिका बुक में के अंदर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको अगर आप देखेंगे कृतिका बुक, आपकी कृतिका बुक के अंदर 3 चैप्टर मिलते हैं आपको। कितने? 3 चैप्टर। तो माता का अंचल, शिव पूजन सहाय। ठीक है, अब शिव पूजन सहाय का जो चैप्टर है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे, आंसर बहुत सारे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। क्या आप बात करो सर, मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। बट मैं आपको बोल रहा हूँ आप कुछ मत याद करो, कुछ गिनती के दे दूँ वो तो याद कर लोगे, 4 5 तो कर ही सकते हो ना, ज़्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन जैसे दे रखा है 1 2 3, कितने दिए मैंने, कितने दिए? 3। पूरे चैप्टर में से 3 से 4 प्रश्न तो याद कर ही सकते हो ना। तो बस पूरे याद नहीं हो रहे, चिल करो, हो रहे बेस्ट है, नहीं हो रहे तो ये 3 कर लो, बहुत है। वैसे आपका साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर है, इसमें क्या है, 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 4 5 और ये 6, और 6 के बाद खत्म। ठीक है, एक चैप्टर से 6 प्रश्न। ठीक है, 4 5, 1 से 4, 1 से 6। उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, आपको 1 याद करना, 2 याद करना, 3 याद करना, और 3 के बाद खत्म। मतलब कुल मिला के आपको 3 3 4 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से याद करने हैं। आपकी पूरी कृतिका बुक का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और रही बात इस पूरी बुक का, तो इस पूरी बुक में आप कहीं पे जाओगे ऑब्जेक्टिव ढूंढोगे, ये ढूंढोगे वो ढूंढोगे, कुछ मत करो। आपको जो पीडीएफ दे रहा हूँ ना, बस ये पीडीएफ में क्या करना, देखो अब कृतिका बुक पढ़ी अपन ने अभी जस्ट, कृतिका बुक के एमसी वो बताया मैंने क्वेश्चन आंसर। अब उनके पूरे एमसीक्यू कृतिका बुक के, ये पूरा कृतिका बुक का मिलेगा। जैसे भोलानाथ का असल नाम क्या था, जैसे भोलानाथ देखकर शीर्षक ना भूल गया, तो ये सारे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं ना आपको कृतिका बुक के हैं। अब कृतिका बुक में अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये आपको आंसर की मिल जाएगी पूरी, आंसर यहाँ से देख लेना आप। जिसका रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सबके आंसर मैंने बाद में लिखे इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस करो, ये पूरा खाली स्थान भरने की कोशिश करना आप। ठीक है, उसके बाद में क्या करना, उसका सत्य सत्य, और सत्य सत्य के बाद में ये आती है आपकी बेसिक चीज़ें, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके आंसर मिल जाएंगे और सही जोड़ी आ जाएगी। तो सही जोड़ी का आंसर भी मैंने यहाँ दे रखा है, इधर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 1 2 3, इस चैप्टर पूरी बुक से 3 से 4 तरह की सही जोड़ी बन सकती है, वो सारी बनी हुई दी आपको। ठीक है, अब एक शब्द वाक्य में उत्तर, तो ये जो आपको दिख रहे हैं क्या, मूसन तिवारी वाले, एक शब्द वाक्य में उत्तर। अब आया देखो होता क्या है, आपका सबसे पहले क्या करवा दिया मैंने, ग्रामर समझाने वाली चीजें, पद्य गद्य की गौण विधाएं, पद्य साहित्य का इतिहास, और पद्य साहित्य के इतिहास के बाद में अपन कृतिका बुक निपटा चुके हैं, और कृतिका बुक के ऑब्जेक्टिव और सबके ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। इसके बाद में अपना आता है क्या, इसके बाद आती है अपनी क्षितिज बुक। अब बस क्षितिज बुक बची आपके, और कुछ भी नहीं बचा है सिवाय क्षितिज बुक के। अब क्षितिज बुक में भी देखोगे आप, तो अब देखो मैंने एक पैटर्न से चीजें क्यों की है, सूरदास का जीवन परिचय दे दिया यहाँ पे। ठीक है, पाठ की कहानी, पाठ की कहानी मतलब ये आपको जैसे आया ना, एक बार आपको रिकॉल करना है पाठ की कहानी। सर पाठ की कहानी रिकॉल कैसे करेंगे, ये तो समस्या है। कुछ नहीं, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ तुमको। या तो पार्ट की समरी देख लेना आप, ठीक है, आपकी बुकों में दे रखी है, या तो वो देखो, या वो नहीं देख पा रहे तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। बेटा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब वगैरह पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यार। जैसे आपको मान लो ये सूरदास चैप्टर है, सूरदास चैप्टर की स्टोरी सुननी पार्ट की, ठीक है, तो आप उसमें डाल दो, सुन लो बस डायरेक्ट से। ठीक है, जैसे भोलानाथ चैप्टर है, भोलानाथ चैप्टर अब तो पूरा पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ स्टोरी सुननी है उसकी, तो भोलानाथ चैप्टर की स्टोरी बस इतना डाल देना, आपको मिल जाएगी चीज़ें। कोई भी किसी का भी वीडियो देख लो, अपने को क्या रिश्तेदारी करनी है उससे, किसी का वीडियो देखा आपने चीज़ हुई, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर आप उस चैप्टर को पूरा समझ जाओगे। तो जब भी ये वाली स्लाइड आए, हर चैप्टर में डाली मैंने, जब भी ये स्लाइड आए बीच में, तब आपको क्या करना है, तब आपको अपना यूट्यूब पे जो भी मैं बता रहा हूँ वो चीज़ करके और इसकी स्टोरी देखनी है। ठीक है, हाँ, क्योंकि स्टोरी से होता है, स्टोरी से आपको चीजें कनेक्ट हो जाएंगी और कुछ नहीं। चलो इसके बाद बात करते हैं भैया, ये देखो अब तुम्हारे एग्जाम में संदर्भ प्रसंग व्याख्या, मतलब जिसको हम काव्य सौंदर्य भावार्थ प्रसंग व्याख्या बोलते हैं, ये चीजें आएंगी। तो ये देखो सारे तो करने से रहे, लेकिन कुछ कुछ मैंने दिए हैं जो आपको करना है। ठीक है, ये सारे आपको एक बार देखना है बेटा, ये सबको बाज के बताऊंगा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको, और चाहूँ तो 4-5 घंटे क्लास ले लूँगा, उससे क्या हो जाएगा, करना याद ही है, पता है अपने को। सबसे बढ़िया मैं बस बता रहा हूँ कि पीपीटी को किस फॉर्मेट से कैसे पढ़ना है आप, क्योंकि समझाने वाली चीज समझा दी मैंने। अब तो मैं तुमको पैटर्न बता रहा हूँ कि इस पैटर्न से इस तरीके से चीजों को करना है, दैट्स इट, हो गया बस। अब ये क्या है, पार्ट का सार। पार्ट का सार बोले तो सर पार्ट में क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उसका पूरा कंक्लूजन है बेटा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन पढ़ना। अब देखो होता क्या है कि पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
MCQ के अलावा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ये मैंने पूरे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, पूरे दिए हैं, लेकिन इनकी जो क्वेश्चन बताऊंगा अभी क्वालिटी क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन मिलते पूरे, ठीक है। तो कुछ करो ना करो, मैं बताता हूँ एक बात, कुछ करो ना करो, अगर आपको लग रहा हो कि यार सर इसमें 13 है, इसमें ज्यादा इसलिए दी क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट है, क्षितिज बुक थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर सारे नहीं पढ़ना तो आप एक काम करना, आप मैं बताता हूँ जो इसमें दे रखे ना मैंने, उसमें से देखो कुछ कुछ के आगे एक चीज लिखी रहेगी, बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ये वाला जैसे इस पूरे चैप्टर से अगर आपको पढ़ना है कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो जिसके आगे ईयर लिखा है भाई साहब, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ईयर वाले पढ़ लेना बस। ईयर वाला तो पढ़ ही लेना, अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा हो नहीं सर इतना भी नहीं हो पाएगा हमसे, ईयर वाला प्लीज पढ़ लेना बेटा, क्योंकि देखो 2022 में है, 24 में है, वापिस से नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आगे ईयर लिखा है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो पूरी पीपीटी में से वो क्वेश्चन भी पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना आप, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं। अब उसके बाद में जैसे ही अपना पैटर्न वैसा आता है, अब यहाँ पे आपको क्या होता है, तुलसीदास। अब देखो अपने सूरदास पढ़ लिया, सूरदास के पास तुलसीदास आता है, तुलसीदास की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सिर्फ रचना आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 रचना याद करनी मुश्किल से, और भाव पक्ष के अंदर और कला पक्ष के अंदर मैंने चीजें दे दी, साहित्य में स्थान दे दिया, पढ़ना है बस, चिल करना है, पढ़ना कुछ नहीं करना। और बाद में फिर यही बात, यहां जैसे आए वैसे अपने पार्ट की स्टोरी कैसे देखनी बता चुका हूं, ठीक है। पार्ट की स्टोरी देखो, और ये कुछ चीजें दे रखी, इनको पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा अपना, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये जो चीजें हैं बस ये कर लो, बहुत है, पर्याप्त है इतना, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, मैं आपको ये बोल रहा हूं। अगर आप कर पा रहे वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक यहां पे आते हैं और आते जाओ और आते जाओ, तो देखो अब अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर से देखो 1 2 3 कितने क्वेश्चन, कितने 3, ये 3 तो करना ही है, कुछ करो ना करो बेटा 3 करना है। लेखक का जीवन परिचय, अब लेखक के जीवन परिचय किसका आ गया, जयशंकर प्रसाद का, तो जयशंकर प्रसाद, कामायनी, लहर, आंसू, झरना, चंद्रगुप्त और यहाँ स्कंदगुप्त, ये सारी जो है रचना है। फिर भाव पक्ष कला पक्ष की बात कर लेते हैं, कहानी की स्टोरी, ये जो है आपको ये करना है, क्या बोलते हैं इसको, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी इसकी। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या के बाद में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रश्न उत्तर में मैं कुछ चीज दिखाता हूँ। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जैसे जिनके आगे ये लिखा वो पढ़ना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, मैं ही नहीं बोल रहा तुम बस इतना पढ़ो, तुम्हारे पास अगर समय है, पर्याप्त समय, सारी चीजें हैं, तो आप जी जितने पढ़ पाओ ना उतनी चीजें पढ़ दो यार। मैं तुमको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास अभी लगभग 200 पेज हो चुके हैं, ठीक है। इस पूरे उसमें 300 पेज है, सिर्फ 300 पेज। और आपको लग रहा होगा सर 300 पेज बहुत ज्यादा नहीं है, बुक के पेज नहीं है भैया ये मेरे, बुक का पेज होता तो अलग बात होती। अगर ये बुक के पेज होते ना तो 3, ये मान लो चलो ये अभी आपको दिख रहा है ऐसा, ठीक है, आपका A4 साइज पेपर होता है ये पता है ये कैसा है, ये आपका ऐसा है, ये ऐसा है। अगर ये पेज ऐसा ना होकर ऐसा होता तो क्या लगता है 300 होते भाई, ये हो रहे 300, ठीक है। ये अगर 300 नहीं तो 150 ही होते, तो मैं आपको ज्यादा थोड़ा ना पढ़ने का बोल रहा हूं, 150 पेज बोल रहा हूं। और 150 पेज का मतलब समझ रहे हो आप, 150 का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब ये 150 है ना, ये ऐसा नहीं है कि 1 ये 2 ये 3 ये 150 इधर भी और इधर भी, तो 150 का भी आधा कर दो आप। आपको कितने कम पेज में हिंदी दी, आप खुद को फील हो रहा है, अभी फील हो रहा है, मतलब 150 का भी आप आधा करो, क्योंकि एक पेज गिनोगे ना पूरा, उसको एक इधर का गिनो एक इधर का गिनो, जब 150 होंगे, इनको 2 ना मानते 1 मानोगे तो 150 से भी कम पेज है भाई वो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है कि आपको पढ़ना है, कुल मिलाकर मुद्दा है। और उत्साह, अब ये आगे आपका नए नए चैप्टर, तो हेडिंग वगैरह दे रखी मैंने सारी चीज, हर एक चीज आपको। अगर मैं थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड लेके जाऊं तो देखो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे ये पीपीटी बता रहा हूँ कि इसको डिजाइन किया है वैसे, तो आप उसको पढ़ो भी वैसे ढंग से, थोड़ा सुधार, ठीक है। हाँ, जैसे ये वाला यहाँ एक गलत चीज आई है, ये वाली शायद से, रुक जाओ मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ ताकि तुम लोग बाद में कंफ्यूज नहीं हो। वो एक पेज वहां पे था, उसको हटा दिया अपन ने। अब देखो ये गए अपन यहां से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक चीज हुई है अपने साथ, और वो बहुत गलत हुई है, और वो क्या हुई है, और वो ये जो भी हुई है मैं उसको सही कर रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ प्यारे बच्चों, मैं सही कर रहा हूँ उसको। ये आपका रीतिकाल जो है ना, इसमें इसमें वापिस से है ये, इसलिए मैं इसको डिलीट ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार है, मुझे पता है ये चीज अच्छे से, ठीक है। चलो अब ये हो गया क्या, संगतकार, संगतकार के बाद में ये लो हो गई परफेक्ट चीजें। यहाँ आगे नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा से अपन बात करेंगे, आगे जाएंगे तो जान दो,
ये क्या हो गया, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, हाँ सही है, सही 60, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से आप जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, ये आ गया अपना एक अलग चैप्टर, यहाँ पे 8वां चैप्टर बाल गोविंद भगत वाला। बाल गोविंद भगत के बाद में आप रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ कि पूरी हिंदी आपकी कैसी है। जैसे ये चीजें है ना, मैं बताऊँ क्या कुछ करना, जैसे ये इसमें ईयर दे रखा है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो ये तो पढ़ ही लेना, कुछ करो ना करो जीवन में भाई साहब मेरे। इसके अलावा जैसे ये कौन सा, लखनवी अंदाज, ठीक है, यहाँ करके पूरे आए। मैं आपको एक जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ उसको अब देखते जाओ बस। यहाँ, अरे रुक जाओ। तो प्यारे बच्चों, एक निवेदन है हाथ जोड़ के आप लोगों से, जैसे आपको ये वाला चैप्टर देखो, नौबत खाने में इबादत, तो ये पूरे चैप्टर के सबके एमसी मैंने क्वेश्चन दे रखे, और आपको लग रहा होगा कि नहीं सर आपने पूरे बुक का ही तो उठा के दे दिया। नहीं बेटा, यही तो गलतफहमी है आपकी, यही तो गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है, ठीक है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो कुल मिला के अगर मैं इस चीज़ को पूरा कंक्लूड कर दूं तो आपको, मैंने पता है, एक ग्रामर, ग्रामर मतलब व्याकरण, ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें इधर, एक बार बस ये थोड़ा सा और देख लो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। व्याकरण, व्याकरण के अलावा मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो गद्य, गद्य की गुण विधा, या गद्य, गद्य की विधा, गद्य की विधा बोल दो इसको सिर्फ, गद्य की विधा। उसके अलावा अपन ने क्या, पद्य साहित्य का इतिहास, हौसर। उसके अलावा क्या, उसके अलावा क्या करा अपन ने अपनी क्षितिज बुक, क्षितिज के पहले अपन ने कृतिका करी है, तो कृतिका लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कृतिका, और कृतिका के अलावा आता है क्षितिज, ठीक है। अब क्षितिज के अलावा आप मुझे बताओ आपके इसमें बच क्या रहा है। ग्रामर आपकी हो गई, प्लस आपके एमसीक्यू भी मैंने इसमें दिए हैं शायद से, ये इसके एमसीक्यू भी मैंने कंफर्म दिए हैं आपको, ठीक है, ये एमसीक्यू भी आपको दिए हैं, ठीक है। मैंने आपकी कृतिका बुक के भी एमसीक्यू दिए हैं आपको, ठीक है, एमसीक्यू भी दिए हैं, बस मैंने इसके एमसीक्यू नहीं दिए हैं जो आपको करना है, ये वाला। ये करना क्यों पता आपको, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, क्यों, क्योंकि सब अगर दे दूंगा थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करोगे, आपकी जो भी बुक गाइड वर्क जहां से भी पढ़ते हो या फिर मॉड्यूल वगैरह मिल ही जाएंगे आपको ऑफकोर्स प्रीकेशन पे। तो ये क्षितिज बुक जो है ना, इसके आपको सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, जो मैंने नहीं दिए, सारे दे दूंगा तो तुम बस अबेर के रखोगे। तो आपका एक होमवर्क है मेरी तरफ से कि भाई साहब पूरी बुक का इसका पढ़ लिया अपन ने, पढ़ने के बाद में क्षितिज जो बुक है इसके एमसीक्यू आप सोल्व करोगे, ज्यादा कुछ नहीं, 50 एक एमसीक्यू भी आप सोल्व कर लोगे ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करना चाह रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं। और कुल मिला के ये है बेटा, ये होमवर्क है तुम्हारा। अब मैं एक फाइनल होमवर्क दे रहा हूं, एक तो हमसे कल करना है, दूसरी बात एक फाइनल होमवर्क जो मुझे चाहिए ही चाहिए आप लोगों से कम 5 बार। अब मेरी बात सुनना, एक बात सुनना मेरी, ये जो पूरी स्लाइड है ना, याद नहीं करना है। क्या बात करो सर, फिर क्या करें, याद करो, मैं बोल रहा हूँ याद मत करो। मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज, मेरे को बड़ा भाई मानते हो, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ भाई साहब, देखो सीधी बात है, ठीक है। नहीं तो मेरे को क्या पड़ी थी यार, मैं तुम लोगों को ऐसा पूरा एक ही उसमें लाके दूं। ये जो है दी मैंने पीपीटी, 5 बार याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। पर एक दिन में 5 बार मत पढ़ लेना, हमने सर पढ़ ली हमने 5 बार, आज पढ़ ली, या तो लगातार 5 दिन तक 5 बार पढ़ दो मुझे, या फिर 1-2 दिन के गैप में पढ़ लो, या चाहे 2-3 दिन में 2-3 दिन में 5 बार पढ़ लो, पर 5 बार मतलब 5 बार मतलब 5 बार, 5 बार इसको आप पढ़ लो पूरी, बस। क्या बात कर रहे हो, हाँ 5 बार इसको पढ़ लो। हिंदी आपके बस में है, आपसे बाहर नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी। आपके 10वीं के एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंट आ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ोगे तो, बट हिंदी की वजह से तो कम नहीं होंगे, उसका रीजन है क्योंकि मैं आपको दे चुका हूँ चीजें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यार मोहब्बत से देखा, इसके लिए थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। और ऐसी मेरी दिल से गुजारिश है, दिल से, मेरे दिल से मतलब एक वर्ड निकालना चाह रहा हूँ मैं, कि भगवान करे कि तुम सब लोग इस बार बहुत अच्छा अपना रिजल्ट जो है इंप्रूव करो। किसी बच्चे के साथ अगर परसेंट कम बने या इसकी वजह से ये हुआ है, तो एक बात मैं बोलूँ बेटा, यू आर सच ए लकी। उसका कारण है, उसका कारण ये है क्योंकि भाई बोर्ड का एग्जाम वापस दूसरी बार मिला है। पता है तुम्हारे साथ अगर बोर्ड का एग्जाम दूसरी बार नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या चोट होती, पता है? तुम अगले 1 साल तक घर वालों की बातें या बाहर दोस्तों की या फिर जलील होते, खुद में रिग्रेट गिल्ट फील करते, और उस चीज के लिए 1 साल का वेट करते। और वो 1 साल में पता है अभी तुमको लगता होगा जैसे ही कम परसेंट वगैरह बनते तो अरे यार मैं पढ़ता, ऐसा करता वैसा करता। ये जो एकदम एनर्जी है ना, ये 1 साल के अंदर 1 साल तक धीरे धीरे नीचे जाती जाती है।
मतलब आगे जाके आपको फिर वापस वो सब फील ही नहीं होगा, फिर वापस एक बार फेल होना पड़े उसके लिए। लेकिन अभी सबसे अच्छा लगता क्या हुआ, एक तो तुम्हारा किस्मत की दूसरी बार बोर्ड एग्जाम हुआ, और एक बात ये कि जस्ट अभी तुम्हारे एग्जाम हुए थे ना, और उसके जस्ट बाद आ गई। तो इससे हुआ क्या सर, इससे कि अभी तुम्हारे अंदर आग है, अभी आग है। तो मैं कह रहा हूँ आग लगा दो थोड़े दिन के लिए, बस कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए आग लगा दोगे तो आप मतलब बहुत तगड़ा रिजल्ट ला सकते हो। और भाई अभी के टाइम पे आप मतलब इतनी तो घायल शेर टाइप, तो अभी तुम घायल शेर टाइप हो, क्योंकि घायल होकर दिया वो भी बोर्ड एग्जाम ने अपने को। अब अपने को क्या करना, अब घायल शेर सबसे खतरनाक भाई, तो अब अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसा करना है, मैं तो कह रहा हूँ टॉप हो जाए, बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है भाई साहब, टॉप भी हो जाए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बस अपने आप को घायल शेर की तरह प्रूफ करो और फोड़ दो, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, इतना प्यार बहुत देखा इसके लिए।